हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, अर्थात इसी लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। चैप्टर के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एराइज होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लेते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा चैप्टर नंबर फर्स्ट से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स, कोई संदेह आपके मन में नहीं बचेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, प्रैक्टिस के लिए पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीजों को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हम बेसिक और बुनियादी चीजों को भी देख लेते हैं कि भाई ये आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, इसमें किन किन चीजों को आपको पढ़ना है, क्यों आपको ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पढ़ाया जाता है। इन सारी चीजों को देख लेते हैं और किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन वगैरह बोर्ड परीक्षा में कभी के एराइज होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये भी आपको अंदाजा लग जाएगा, जैसे आपने सुना होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नाम, पता नहीं आपने सुना है या फिर नहीं, तो उसका वेटेज काफी ज्यादा है। उससे 18 नंबर के क्वेश्चन, आपका पहला ही क्वेश्चन वही एराइज होता है। वही एक अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। हालांकि उस पर भी मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आपको ई भी नहीं आता है, तब भी अगर आपको मैं जो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उस लेक्चर को देखेंगे, तो वो जो 18 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप करके ही आएंगे। भले ही आपको अक्षर लिखना नहीं आता है, कुछ भी लिखना नहीं आता है, फिर भी जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसमें आपके मन में, अगर आप लेक्चर को सही से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपके मन में किसी प्रकार का संदेह, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ये आपका पूरा नया है, जो नया आपका सिलेबस बदला है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं, इसमें पुरानी चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए प्री बोर्ड के पेपर प्रैक्टिस के लिए और पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर, तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे विजिट करके इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर के आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आपके पॉलिटेक्निक करने का उद्देश्य क्या है, तो आप यही कहेंगे कि भाई हम पॉलिटेक्निक करके एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, आगे चल के अच्छी कमाई वगैरह करना चाहते हैं। मेन तो होता है कि चलिए पैसा कमाना ही, भाई जाहिर सी बात है। इंसान के लिए कि दुनिया में जो भी काम करता है वो एक तरीके से उसका मेन जो मोटो होता है, तो वो यही होता है कि हाँ आगे चल के, मेन जो मोटिव होता है कि हाँ आगे चल के उसको क्या करना है, उसका जो लक्ष्य होता है कि वो पैसा कमाना है। भले वो काम कैसे भी करे, अब हो मतलब अच्छे से करे या फिर खराब करे, मेन उसका मोटिव तो यही होता है। इसी प्रकार से ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग अर्थात इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको क्यों पढ़ाया जाता है। और देखिए ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इसका पहले नाम आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग था। ग्राफिक्स का मतलब ही होता है चित्र या फिर कला, अर्थात कह सकते हैं, इसका भी आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है। पहले इसका नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग ही था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये किस टाइप का सब्जेक्ट है और क्यों आपको पढ़ाया जाता है। तो ड्राइंग इंजीनियरिंग इंजीनियरों और तकनीशियनों की भाषा है, यानी कि उनका लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी में, भोजपुरी में, जैसे भी इंग्लिश में जैसे ही बात करते होंगे, इंजीनियर भी वैसे ही बात करते हैं। लेकिन जो एक ड्राइंग उनका सब्जेक्ट है, कह लिए कि मान लीजिए कि उनको एक कोई नक्शा दे दिया जाए घर का और आपको दे दिया जाए, तो आप उसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे। वो क्या करेंगे, उसमें देख के ये बता देंगे कि हाँ यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे गैलरी है, बरामदा है, ये है, वो सारी चीजों को बता देंगे। लेकिन आप उसको देख करके कुछ नहीं समझ पाएंगे अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप इंजीनियर नहीं है तो। ठीक है, तो इंजीनियरिंग क्या है, ड्राइंग क्या है, एक तरीके से उनकी एक लैंग्वेज है, एक तरीके से उनकी एक भाषा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको विजुअल नहीं होगा। तो ड्राइंग इंजीनियरिंग इंजीनियरों और तकनीशियनों की भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना उनकी दैनिक जिम्मेदारी है। इस विषय का उद्देश्य छात्रों में बुनियादी ग्राफिक कौशल विकसित करना है, यानी कि ग्राफिक मतलब चित्र, ग्राफिक का मतलब होता है चित्र, बुनियादी चित्र कौशल यानी कि आपका स्किल विकसित करना है, ताकि वे इन कौशलों का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करने, उन्हें पढ़ने और उनकी व्याख्या करने में कर सके। निर्देश देते समय यहाँ पे देखिए BIS-SP 461988 का पालन करते हुए छात्रों को वैचारिक कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे BIS का मतलब क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेशल पब्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मानक होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, CGS पढ़ा लिए, FPS पढ़ा लिए। ठीक है, उसके बाद से जो मेन होता है आपका SI पढ़ा ली होता है, जिसके अकॉर्डिंग अभी सारी चीजें चल रही है। ठीक है, वो सारी चीजें पुरानी हो गई है। इसी प्रकार से जो भी मानक, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए
जो ड्राइंग का आपका शीट होता है जिस पे आप ड्राइंग बनाते हैं, तो कोई किसी साइज का लेके चला आए, कोई किसी साइज का लेकर के चला आए कि ड्राइंग टेबल पे आपका वो फिट ही ना हो। तो एक मानक बना लिया गया है कि हाँ, इस हिसाब से ये सारी चीजें रहेंगी। तो वही आपका इसका मतलब हुआ यहाँ पे निर्देश देते समय BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल पब्लिकेशन 461988 का पालन करते हुए छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ये बेसिक से कहिए कि इसका कोर्स का ऑब्जेक्ट है कि हाँ, ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को नॉलेज वगैरह दिया जाए और इस हिसाब से इस BIS का कहिए कि निर्देश देते समय BIS SP 461988 का पालन करते हुए छात्रों को वैचारिक कौशल वगैरह विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है मेन चीजें आपकी। ठीक है, कंटेंट यानी कि विषय सूची, आपके टोटल यूनिट्स कितने हैं, किसका वेटेज कितना है। तो टोटल यूनिट्स आपके कितने हैं, 5 है। कितने हैं टोटल यूनिट्स आपके, 5 है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये आपका सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिट का नाम यहाँ पे दिया होगा आपको हिंदी और इंग्लिश में, और मार्क्स अलॉट होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके किस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट की बात करें, आपका है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग यानी कि ड्राइंग के मूल तत्व, जिसका वेटेज कितना है, 14 नंबर। ठीक है, ये आपका ऑफिशियली मार्क्स नहीं है। जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, इसमें आपका ऑफिशियली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। किसी से कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन एराइज कर लिए जाते हैं, किसी से कम क्वेश्चन एराइज कर लिए जाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब चैप्टर पूरा दिखाऊंगा। ये तो आपके यूनिट्स हो गए। फिर दूसरा हो गया आपका ऑलमोस्ट इतने कम से कम पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि आपका एक ही क्वेश्चन आता है, 18 नंबर का ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एराइज होता है। फिर से आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड सेक्शन हो गया, 14 नंबर के क्वेश्चन। फिर से उसके बाद से आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, 14 नंबर के क्वेश्चन। ये जो आपको दिख रहा होगा यूनिट नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। ठीक है, तो इसमें से आपके इसमें से आपका पूछा ही नहीं जाता है। ये आपका एक तरीके से प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि आपका चैप्टर है ऑटोकैड, मतलब इंजीनियरिंग जो आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, उस पर बैठ करके आप ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मशीन का पार्ट हो गया, कोई भी चीज हो गया, घर का नक्शा ही हो गया, आप कंप्यूटर पे बैठ करके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है, उसकी सहायता से आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। ये प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है। यूनिट नंबर जो 5 है, ऑटोकैड ड्राइंग विल बी एवेल्युएटेड इंटरनली बाय सेक्शनल मार्क्स एंड नॉट फिल्ड बाय फाइनल थ्योरी पेपर। ये आपका थ्योरी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। 60 नंबर का आपका पेपर होता है, 20 नंबर आपका पासिंग मार्क्स होता है। चलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। 5 यूनिट है टोटल आपके। ठीक है, अब इस यूनिट को चैप्टर में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक एक चैप्टर करके हम पढ़ेंगे। चैप्टर में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं यूनिट्स में क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहले आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कैसे आपका ड्राइंग शीट होता है, लेआउट वगैरह के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइन के बारे में, पेंसिल के बारे में, इन्हीं सारी चीजों के बारे में, अक्षर के बारे में। ठीक है, और आपका स्केल हो गया, मापने के बारे में, डायमेंशनिंग के बारे में, इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप नोट्स से देख लेंगे। ठीक है, बहुत एक तरीके इजी है। फिर जब आप पढ़ेंगे चैप्टर वगैरह, तो उसमें मैं आपको खुद बता दूंगा, एक एक चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें आपका जैसे घर का नक्शा वगैरह हो गया। मान लीजिए कि आपको नक्शा कोई घर का दे दिया गया, उसको कह दिया गया, जैसे आपको घर ही बना करके दे दिया गया 3D फॉर्म में, अब कह दिया गया कि उसको आपको नक्शे के हिसाब से बनाना है। यही आपका क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। फिर यूनिट थर्ड आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड सेक्शंस हो गया। फिर आपका यूनिट फोर्थ हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। और यूनिट नंबर 5 की बात करें, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, तो इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ये आपका एक तरीके से प्रैक्टिकली चैप्टर है। ठीक है, आपको बस इसमें सीखना होता है। ठीक है, अब देखिए कंटेंट यानी कि विषय सूची। चैप्टर्स की बात करें, कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, मैंने आपको यहाँ पे साइड में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये तो आपके टोटल चैप्टर्स के नंबर हो गए। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4। यहाँ देखेंगे तो मैंने कलरफुल तरीके से यूनिट दिया हुआ है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में लगभग आपके 6 चैप्टर्स हैं। अब इसमें से देखिए सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। अभी आप इस लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर किसको पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से चैप्टर नंबर सेकंड है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें आपका वेटेज है, जिसमें से क्वेश्चन 100% है कि पूछे ही पूछे जाते हैं, वो आपका क्या है, एक तो आपका ये है अक्षर या फिर अक्षर यानी कि लेटरिंग कहिए या फिर लेटर राइटिंग कहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बस आपको कुछ दे देगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, उसको आपको इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए ऐसे बनाते हैं, और आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग में आपका ए ऐसे बनता है। यही सारी चीजें इसमें बस बारीकी आपकी देखी जाती है कि हाँ, आपके पास गहराई से नॉलेज है या फिर नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित। ठीक है, बड़ा ही इजी सा चैप्टर है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो इसका ये अब मैंने आपको बता दिया कि अक्षर जो चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे आपको एक चैप्टर दिख रहा होगा स्केल यानी कि मापनी, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये हो गया। इसमें से आपको क्या देगा, हेक्सागोन यानी कि कहिए पंचभुज, षष्ठभुज यानी कि पेंटागोन या फिर हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन,
पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज कुछ भी दे देगा, कह देगा कि आप प्रकार की सहायता से, उसमें चाँदा का उपयोग आपको नहीं करना होता है। आपको प्रकार की सहायता से आपको चाप काट करके, आर्क काट करके आपको एक पंचभुज बनाना है, या फिर एक षष्ठभुज बनाना है, या फिर एक अष्टभुज बनाना है। बड़ा ही सिंपल सा होता है। तो आपका इसमें वेटेज देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में। ये आपका यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, जिसमें आपके 6 चैप्टर है लगभग लगभग। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें से आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, और इसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इन दोनों में से भी, यहाँ पे विमाएँ दर्शाना विमांकन हो गया, इसमें से भी कभी-कभी क्वेश्चन हल्का सा पूछा जाता है, कभी-कभी नहीं पूछा जाता है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन कभी-कभी पूछ जाता है, यहाँ पे चिन्हों को दर्शाने के लिए कि हाँ, अगर इस चीज़ को आपको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएँगे। और इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो मेन की कैटेगरी में है आपका, एक स्केल हो गया, एक आपका अक्षरण हो गया, और एक आपका यहाँ पे रचनाओं में हो गया, ठीक है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर कम से कम आपके तैयार होने चाहिए, और इससे भी ऐसा नहीं है कि हाँ, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। हो सकता है भाई, उनके ऊपर है वो कैसे पेपर बना रहे हैं, हो सकता है कि पहले से इसमें से ज़्यादा पूछ रहे होंगे, इसमें से ज़्यादा पूछ रहे होंगे, इसमें से पूछ रहे होंगे, इस बार वो पलट दें, इस बार इसमें से ज़्यादा कर दें, इसमें से ज़्यादा कर दें, इसमें से ज़्यादा कर दें। भाई कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो संभावनाएँ हैं, जो आने की संभावनाएँ और जो क्वेश्चन एराइज़ होने की संभावनाएँ रहती हैं, वो इन्हीं 3 चैप्टर में रहती है सबसे ज़्यादा। ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, और जो 3 है उसमें से नहीं आते हैं। मैं सबसे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ कि हाँ, संभावनाएँ जो रहती हैं वो सबसे ज़्यादा जो आपकी रहती हैं, वो चैप्टर नंबर आपका 6 हो गया, स्केल हो गया, आपका अक्षरण हो गया, और आपका यहाँ पे एक ज्यामिति दे देगा, पंचभुज, षष्ठभुज, या फिर कुछ भी आपका दीर्घवृत्त वगैरह कुछ भी बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है? पैराबोला वगैरह सब चीज़, ये मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा, ठीक है? तो 3 आपका इनका वेटेज ज़्यादा है, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये 3 जो मैंने आपको बताया, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया। फिर चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट नंबर सेकंड में देखिए, 7 से लेकर के आपका 11 तक है, 7 से लेकर के आपका कितना तक है, 11 तक है। तो इसमें से आपका ये तो आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको अपने जब भी आपका पेपर आएगा, तो पहला ही क्वेश्चन आपका यही देखने को मिलता है, और इसमें आपको एक 3D फॉर्म में, एक कह लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा, या फिर घर का डिजाइन समथिंग, चाहे किसी मैकेनिकल पार्ट्स कोई भी हो, कुछ भी दे देगा, कह देगा उसको आप अपने पेपर पे 2D फॉर्म में बनाइए, ठीक है। ये काफी इजी होता है, और 18 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, इससे, ठीक है। किससे? इस पे जो एरो दिख रहा है, यहाँ से मैं लंबकोणीय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से बिंदुओं का प्रक्षेप, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और लाइन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी नहीं पूछा जाता। भाई जाहिर सी बात है कि एक यूनिट हो गया, उससे लिमिटेड मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो इससे कंफर्म है। और इससे भी एक इससे पूछ दिया जाएगा, या फिर इससे, या फिर इससे, वो सब अथवा में रहते हैं, ठीक है। अब कई सारे सेक्शन इसमें जब आप पेपर देखेंगे, तो उसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, उसके अंदर ही कई सारे पार्ट्स रहते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 ही क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे आपसे ये भी पूछ लिया जाए, ये भी पूछ लिया जाए, ये भी पूछ लिया जाए, लेकिन इसमें से ये और यही करना रहेगा, या फिर ये करना रहेगा और यही करना रहेगा, एक आपको इसमें से नहीं करना होगा, ठीक है। तो मोटा-मोटी इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 7वां चैप्टर लंबकोणीय यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है। फिर से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी आपका इंपॉर्टेंट है, और नीचे दो दिख रहे होंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और सतहों की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी पूछे भी जाते हैं, कभी-कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है कि इस बार हो सकता है कि पूछे जाए। फिर उसके बाद से यूनिट नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, जिसमें आपके कहिए कि 2 चैप्टर है, ठोसों के प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, और वस्तुओं के प्रक्षेद एवं निरूपण, ठीक है। इसमें से ये देखिए, ये आपका जो निरूपण वाला हो गया, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि हाँ, इसका निरूपण वगैरह कीजिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 4 में आपका एक ही है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लगभग इसपे 14 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एराइज होते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इससे आपके कोई क्वेश्चन वगैरह एराइज नहीं होते हैं। ये आपका प्रैक्टिकली टाइप का करिए चैप्टर है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की ग्राफिक भाषा है। ग्राफिक भाषा मतलब चित्र वाली भाषा है, जो चित्र होता है, ड्राइंग होता है, उसको देख करके इंजीनियर आपस में सारी चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर आपको नक्शा दे दिया जाए घर का, तो आप नहीं समझ पाएंगे। किसी इंजीनियर को मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है, दूसरे इंजीनियर को नक्शा दे रहा है, या फिर आप ही हैं किसी इंजीनियर को जाकर के घर का नक्शा दे रहे हैं, तो सारी चीजों को देख करके समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे आपका बेडरूम रहेगा, यहाँ पे आपका दूसरा बेडरूम है, ये आपका बरामदा है, फिर यहाँ पे आपका बाथरूम रहेगा, टॉयलेट रहेगा, फिर यहाँ पे आपका जीना रहेगा, सीढ़ी रहेगा, ऊपर चढ़ने के लिए छत पे, वो सारी चीजों को देख करके बता देगा आपका कहिए कि जो भी आप नक्शा देंगे, लेकिन आप उस चीज को कहिए कि नहीं बता पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होता है
इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की क्या होती है, एक ग्राफिक भाषा होती है। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहिए या फिर ग्राफिक कहिए, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है। आप इसमें भी दोनों का डिफिनेशन लगभग सेम ही है और दोनों का मतलब ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहिए या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक कहिए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स किसे कहते हैं, सेम चीज है, मतलब मैंने डिफिनेशन दो तीन लिखा है कि हाँ आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंजीनियरों की दृश्य भाषा यानी कि देखने वाली भाषा है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द विजुअल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इजी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसका सारांश मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग इंजीनियर और डिजाइनर विस्तृत चित्रों और 3D मॉडलों के माध्यम से अपने आइडियाज और तकनीकी जानकारी को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। कम्युनिकेट मतलब संचार करने के लिए करते हैं, एक तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। यह किसी कंसेप्ट को एक ऐसे दृश्य योजना यानी कि विजुअल प्लान में बदलने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर एनालिसिस के लिए किया जा सकता है। आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कंपनियों में जहाँ पे सामान वगैरह बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी हो गई, अब उसमें कोई पार्ट बनाना है तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आया मटेरियल लाया तुरंत उस पार्ट को बना दिया, नहीं। पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाएगा, भाई डिजाइन तैयार किया जाएगा, उसका डायमेंशन तैयार किया जाएगा कि हाँ कितना लंबा रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा, कितना मोटा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, उसका डिजाइन तैयार करके उसका डायमेंशनिंग करके फिर उसके बाद से उसको बनाया जाएगा कि वेस्ट ना हो। अब पता चले कि किसी चीज की जरूरत है, आप आए तुरंत मशीन में आपने मटेरियल लगाया जैसे कि तैसे बना दिया, थोड़ा बहुत उसका आकार आपको मालूम हो तो फिर उसका डायमेंशन खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी नट बोल्ट वगैरह या फिर जितनी भी सामग्री वगैरह चीजें आती हैं, उनका अगर मान लीजिए कि कोई नट बोल्ट है किसी कहीं पे लगाना है, यूज करना है, वो नट खराब हो गया है, आप दूसरा नट लाएंगे तो उसी साइज का आपको मिल जाएगा, तो वो साइज फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बना दे, किसी भी साइज का बना दे तो पता चले कि वो जो दूसरा आपका बोल्ट है वो खराब हो गया, उस नट के हिसाब से आपको दूसरा बोल्ट लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। आपका डिजाइन पहले तैयार किया जाएगा, उसकी डायमेंशनिंग की जाएगी कि हाँ कितना लंबा कितना चौड़ा कैसे रहेगा रहेगा उसके बाद से उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सीधे कहने का मतलब है ये एक प्रकार का आपका चित्र लैंग्वेज है जिसमें इंजीनियर क्या करते हैं, चित्र अर्थात ग्राफिक की भाषा को, ग्राफिक की चीजों को देख करके समझते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसे टेक्निकल ड्राइंग या मशीन ड्राइंग भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहिए या फिर टेक्निकल ड्राइंग कहिए, ठीक है, या फिर मशीन ड्राइंग कहिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसे टेक्निकल ड्राइंग या मशीन ड्राइंग भी कहा जाता है, इंजीनियरिंग की एक सार्वभौमिक भाषा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंजीनियर, डिजाइनर और तकनीशियन विचारों, डिजाइनों और तकनीकी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। अपनी जो भी उनके अंदर नॉलेज होगा, जो भी जानकारी होगा, उसको उसके बारे में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, यही चीज इंग्लिश में भी आप पढ़ लेंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के उपयोग, भाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो हम समझ गए कि हाँ एक लैंग्वेज है इंजीनियरों की, ठीक है, जिससे इंजीनियर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, संचार वगैरह करते हैं। इसके उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे उपयोग वगैरह है, तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कि विचारों का संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। यह एक इंजीनियर के दिमाग में चल रहे विचारों और डिजाइनों को एक ठोस रूप यानी कि ड्राइंग देता है, एक ठोस रूप यानी कि ड्राइंग के रूप में एक ठोस रूप देता है, मतलब कि एक ड्राइंग के रूप में एक ठोस रूप देता है। एक जटिल 3D वस्तु को 2D ड्राइंग के माध्यम से आसानी से समझाया और दर्शाया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है, जैसे मान लीजिए, फिर से मैं आपको यही एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए कि आपका चेयर हो गया, ठीक है। आपका चेयर बनने वाला है तो सबसे पहले चेयर किस डिजाइन का रहेगा, कैसे रहेगा। मान लीजिए कि आपने चेयर देखा हुआ है पहले से, अगर आपको चेयर कह दी जाए बनाने के लिए तो आप डायरेक्टली तो बना नहीं पाएंगे, उसकी डायमेंशनिंग आपको चाहिए। आपने डिजाइन देख लिया है कि इस प्रकार से, उसके बाद से ही आप बना पाएंगे। तो जो भी 3D फॉर्म में चीजें रहती हैं उसको अगर आपको 2D फॉर्म में बनाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं, उस पर बनाते हैं, उसकी डायमेंशनिंग करते हैं, फिर उसके बाद से उस ऑब्जेक्ट को आप तैयार करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा, दूसरा देखिए डिजाइन और विकास, ठीक है, यानी कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट। किसी भी उत्पाद जैसे कि मशीन का पुर्जा, वही मैंने आपको ऊपर बता दिया है, किसी भी उत्पाद जैसे मशीन का पुर्जा, इमारत, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने से पहले उसका डिजाइन और लेआउट तैयार किया जाता है, डायमेंशनिंग की जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इस प्रक्रिया की रीढ़ है। मेन चीज यही है, आपका जो भी चीज आपको तैयार करना है, डिजाइन करना है, सबसे पहले उसको डिजाइन करेंगे, देखेंगे उसका आकार कैसा है, किस प्रकार से है, उसके बाद से उसका लेआउट वगैरह, उसकी डायमेंशनिंग वगैरह देखेंगे, सारी चीजें, फिर उसको आप तैयार करेंगे। ये तो मैंने आपको ऊपर कई बार बता दिया, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, आपके उपयोग है, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग के। फिर निर्माण और उत्पादन में
विनिर्माण उद्योग में वर्कशॉप में काम करने वाले शिल्पकार और तकनीशियन ड्राइंग के आधार पर ही कच्चे माल को मशीन पार्ट्स में बदलते हैं। ड्राइंग में डायमेंशन, सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस और सहन खत्म सरफेस फिनिश जैसी सभी जानकारियां दी जाती हैं। फिर देखिए अनुमान लगाना और योजना बनाना। किसी प्रोजेक्ट की लागत, आवश्यक सामग्री की मात्रा और निर्माण के समय अनुमान ड्राइंग से प्राप्त डायमेंशन के आधार पर ही लगाया जाता है। भाई मान लीजिए कि मुझे इस चीज को बनाना है, तो हमने इसका पूरा देख लिया है कि हाँ ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ऐसे है, तो इसमें कितना मटेरियल्स लगेगा, कितना खर्च लगेगा। ये इसी के आधार पर सारी चीजें के लिए की बताई जाती हैं, समझी जाती हैं। फिर पांचवा है असेंबली और संयोजन यानी कि असेंबली एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी किसी असेंबली जैसे कार का इंजन को कैसे जोड़ा जाए, यह जानकारी असेंबली ड्राइंग में दी जाती है। फिर गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। बनाए गए पार्ट्स का निरीक्षण करने के लिए उनकी तुलना मूल ड्राइंग से की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार है या फिर नहीं है, सही से बने हैं या फिर नहीं बने हैं। फिर दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी भी उत्पाद का एक अस्थायी रिकॉर्ड होती है। भविष्य में संशोधन, मरम्मत या पुनः निर्माण करने के लिए यह ड्राइंग एक संदर्भ के रूप में काम आती है। फिर विपणन और बिक्री, मार्केटिंग एंड सेल्स। ग्राहकों को उत्पाद की कार्यप्रणाली और लाभ दिखाने के लिए विपणन में अक्सर 3D मॉडल, एनिमेशन और असेंबली ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कहीं जाएंगे तो आपको 2D में तो कोई चीज दिखाया नहीं जाएगा, वो तो 2D में आपका बनाने के लिए रखे होते हैं, मतलब कि वो नक्शा वगैरह बनाने के लिए। आपको जो चीज, आप कहीं मार्केट में आप जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो उसका नक्शा थोड़ी आपको दिखाते हैं, वो ऑब्जेक्ट ही आपको दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, फिर कहेंगे कि हाँ सही है, इस हिसाब से मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से वो तैयार करके वो बना करके देंगे या फिर रखेंगे तो देंगे। ठीक है। पेटेंट और कानूनी दावे, पेटेंट्स एंड लीगल क्लेम्स। किसी नए आविष्कार के लिए पेटेंट फाइल करते समय उसकी तकनीकी ड्राइंग जमा करना अनिवार्य होता है। यह ड्राइंग आविष्कार की सटीक जानकारी प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नई चीज बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले गए तुरंत बना लिए, नहीं, उसका आपको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, या फिर जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई बड़ी चीज आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है। कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होता है कि देखिए ये ड्राइंग है, हम इस चीज के बारे में काम करने वाले हैं, ये चीज हम बनाने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको उसका परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है। फिर देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हालांकि ये आपके एग्जाम में टाइप्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मोटा मोटी देख लीजिए। ठीक है। ज्यादा मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। एक होता है आपका प्रक्षेपण के आधार पे यानी कि बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। ठीक है। एक आपका किस पे होता है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन के आधार पे होता है, और एक आपका उद्देश्य या फिर प्रकृति के आधार पर जिसका हम उपयोग करते हैं उसके आधार पे हम ड्राइंग को वर्गीकृत करते हैं। और एक होता है आपका प्रक्षेपण के आधार पे। तो प्रक्षेपण के आधार पे क्या होता है, यानी कि बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन के आधार पे क्या होता है, यह वर्गीकरण इस आधार पे किया जाता है कि 3D वस्तु की 2D चित्र कैसे बनाया जाए। जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट हो गया, एग्जांपल के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल मैं घर का इसीलिए ले रहा हूँ कि सिंपल है, सभी बच्चे समझ जाएंगे। जैसे आपका कोई घर हो गया, मैं थोड़ा सा बना ही दूं। जैसे आपका कोई घर हो गया, तो ये आपका क्या है, 3D में है। ठीक है। ये आपका पेज पे देखेंगे चाहे कहीं देखेंगे, ये आपका 3D में होगा। अब इसको 2D में कैसे डिजाइन करना है, इंजीनियर कैसे समझेंगे, तो 2D में कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि हाँ यहाँ पे आपका ये बेडरूम है, यहाँ पे आपका ये दरवाजा है, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट है। इस प्रकार से ये आपका 2D में बनता है। तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाने की जो कह लीजिए कला है, इसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रक्षेपण के आधार पे यानी कि बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि किसी त्रि-आयाम यानी कि 3D वस्तु का 2D चित्र कैसे बनाया जाता है। और इसमें आपका आता है समांतर प्रक्षेप यानी कि जो समांतर होता है। फिर आपका इसी के अंतर्गत जो उसका पार्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे बहुत ज्यादा उतना मतलब नहीं है, बस इतना समझ लिए कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण के आधार पर जो वर्गीकरण है। इसमें क्या होता है कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D फॉर्म में बनाया जाता है, जिसमें आपका पहला आता है समांतर प्रक्षेपण। ठीक है। समांतर प्रक्षेपण के अंतर्गत ही आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है। फिर उसके बाद से आपका तिर्यक प्रोजेक्शन आता है यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन आता है। फिर उसके बाद से अगर देखेंगे, इसमें दूसरा आता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसमें ये आपका रियलिस्टिक व्यू प्रदान करता है यानी कि रियल व्यू प्रदान करता है। फिर उसके बाद से उद्देश्य या फिर प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो वर्गीकरण होता है आपके इच्छा के अनुसार, जैसे आपको जिस हिसाब से जरूरत है वैसे ड्राइंग आपको बनाना होता है। जैसे कि अगर आपको किसी ड्राइंग के बारे में डिटेल में चाहिए तो आप डिटेल ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है। इसमें ये दिख रहा होगा। फिर बी दिख रहा होगा आपको असेंबली ड्राइंग, किसी पार्ट्स को अलग अलग करके बनाना है तो आपका असेंबली ड्राइंग हो जाएगा। ये आपका
यूज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। स्थानिक ड्राइंग, लेआउट ड्राइंग हो गया, सीमेटिक ड्राइंग हो गया, फिर आपका कहिए कि सीमेटिक या फिर ब्लॉक डायग्राम हो गया। ब्लॉक डायग्राम आपने देखा होगा, ऊपर ऊपर मोटा मोटी बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें यूज के हिसाब से होती है, ठीक है। अब मेन आता है आपका सिलेबस। ये तो आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा, उसके प्रकार पढ़ा, उसके उपयोग को पढ़ा, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड है, भाई जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मेन जो है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। अब मेन आपका यहाँ से ड्राइंग उपकरण यानी कि आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ड्राइंग में, जिसका उपयोग करके आप ड्राइंग को बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रूप से निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण तथा ड्राइंग के सामान की आवश्यकता पड़ती है। इनकी सहायता से ड्राइंग सुंदर तथा परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी के साथ सही तरीके से कम समय में बनाया जा सकता है। अगर ये चीजें आपके पास नहीं रहती है, मान लीजिए कि आपको लाइन ही खींचना है, ठीक है, और आपके पास स्केल नहीं है, तो आप लाइन कैसे खींचेंगे, जैसे मैंने खींचा है ऐसे खींचेंगे, ठीक है। वही आपके पास स्केल है तो आपकी लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी, एकदम सही तरीके से, सुटेबल तरीके से होगी। तो यही आपके ड्राइंग के उपकरण होते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे, सुंदर परिशुद्धता के साथ यानी कि एक्यूरेसी के साथ और कम समय में आप अच्छे से ड्राइंग को तैयार कर पाएंगे। अगर ये उपकरण आपके पास नहीं है तो आप ड्राइंग को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहला आपका क्या है ड्राइंग के लिए, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, वह बोर्ड जिस पर आप अभी यहीं पे मैं आपको मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ, आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप केवल फिगर देख लेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है आपका ड्राइंग बोर्ड। वह बोर्ड जिस पर आप जो भी आपका ड्राइंग शीट हो गया, ड्राइंग का पेपर हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, जिस टेबल पे जिस कलिए के बोर्ड पे आप रख के बनाएंगे कलिए की, वो आपका क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग शीट क्या होती है, वह शीट या फिर कागज का टुकड़ा कह सकते हैं जिसपे आप पेंसिल या फिर पेन से ड्राइंग को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहते हैं। साथ एक तरीके से वो कागज का टुकड़ा होता है जिसपे आप ड्राइंग को बनाते हैं। और ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, जिसपे इस कागज को रख करके आप ड्राइंग शीट को रख करके, जिसपे आप ड्राइंग बोर्ड हो गया, जिसपे आप कागज को रख करके बनाते हैं, वो ड्राइंग बोर्ड हो गया। और जिस पर आप ड्राइंग को बनाते हैं वो ड्राइंग शीट हो गया। टी स्क्वायर हो गया, इसका उपयोग क्या होता है, टी स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें आपका 90 डिग्री का एंगल भी होता है और आपकी लाइनिंग के लिए होता है कि ऊर्ध्वाधर या फिर आपको जो भी लाइन सीधी रेखा खींचनी है उसके लिए होता है। सेट स्क्वायर जिसमें आपका जैसे चांदा हो गया, उससे भी आप एंगल वगैरह मेजर करते हैं। सेट स्क्वायर हो गया, उसमें भी आप एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे लाइनिंग भी कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर हो गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अभी आप यूज कर रहे होंगे, अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, कुछ लेक्चर वगैरह आप क्लास वगैरह में लिए होंगे, तो एमडी जिसे कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। इसके बिना अब ये जो सारी चीजें हैं मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ये जो सारी चीजें आप ऊपर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, ये आपका कोण मापांक प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं भी है तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये बस है, मिनी ड्राफ्टर है, एमडी है, तब भी आपका पूरा काम चल जाएगा। क्योंकि मिनी ड्राफ्टर जब से आपका आ गया है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए कि बाहर कर दिए गए हैं कि इसी में आपका स्केल भी है, दो आपके स्केल होते हैं, एक आपका मुख्य होता है, एक आपका उसी के साथ अटैच होता है। फिर इसमें आपका चांदा भी होता है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, वर्टिकल खींचना है, एकदम सीधी तरीके से, सही तरीके से, तो सारे काम ऑलमोस्ट इससे आपके सारे काम वगैरह हो जाते हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो ये आपका काफी यूजफुल है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। इसके अलावा कुछ ही इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ये टी स्क्वायर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, चांदे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपका चांदा भी रहता है। जब से मिनी ड्राफ्टर आ गया है ऑलमोस्ट और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें से आधे इंस्ट्रूमेंट का यूज आपका एक तरीके से कह सकते हैं कम हो गया है या फिर ना के बराबर हो गया, ठीक है। फिर मापनी हो गया, स्केल हो गया, कोण मापांक चांदा हो गया, उपकरण बॉक्स हो गया। उपकरण बॉक्स में कई सारी चीजें होती है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स कह लिए कि उसमें कई सारी चीजें होती हैं। फिर और कौन कौन से उपकरण है, फ्रेंच कर्व हो गया, अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे। पेंसिल हो गया, पेंसिल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग में पेंसिल का उपयोग कई तरीके से किया जाता है। आपकी कुछ हार्ड पेंसिल होती है, कुछ तरीके सॉफ्ट पेंसिल होती है, किसका उपयोग कहाँ पे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली आपको जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो आपका 3H 2H H और HB पेंसिल का उपयोग किया जाता है ड्राइंग में, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके प्रकार है, जब आगे आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन मोस्टली आपका सबसे ज्यादा यही उपयोग में लाया जाता है। फिर पेंसिल का कटर हो गया, सैंड पेपर हो गया। सैंड पेपर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रेगमाल वगैरह दस्ता है, जैसे मान लीजिए कि आपका पेंसिल का आगे का जो पार्ट है उसमें कुछ खुरदुरा पार्ट निकला हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा आप रगड़ करके आप हल्का सा रगड़ेंगे तो वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा। रबड़ हो गया, बोर्ड क्लिप हो गया या फिर सेलो टेप हो गया, जिससे मान लीजिए कि आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, इस पे आपने ड्राइंग शीट को लगाया, अब लगाएंगे तो हवा में उड़ जाएगा, तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या करते हैं आप सेलो टेप से या फिर पिन से इसको चिपकाते हैं कि ड्राइंग शीट आपका हिले वगैरह ना, ठीक है। वही आपका क्लिनोग्राफ हो गया, फिर आपका रुमाल या फिर झाड़न वस्त्र हो गया। ये आपके 15 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके, ये जो 8वां वाला आपने देखा होगा उपकरण बॉक्स, ठीक है, उपकरण बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
उपकरण बॉक्स, इसमें कई सारी चीजें होती है। क्या क्या चीजें इसमें होती है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आपका होता है उसी प्रकार से इसमें देखिए आपका बड़ा प्रकार होगा, लार्ज साइज कंपास होगा, बड़ा डिवाइडर होगा, लेनिंग होगा, लेंथनिंग बार होगा। तो इसका तो उपयोग आपका कम हो गया है, जो लेंथनिंग बार है इसका उपयोग आपका कम हो गया है, इन नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। फिर सेंटर व्हील कंपास हो गया, सेंटर व्हील डिवाइडर यानी कि सेंटर व्हील डिवाइडर हो गया, सेंटर व्हील इंक वो हो गया। फिर आपका कहिए कि ड्राइंग पेन हो गया, फिर आपका सुरमे दानी हो गया यानी कि लीड केस हो गया, और आपका पेचकस वगैरह स्क्रू ड्राइवर वगैरह हो गया। कभी कभी ये होता है जैसे ड्राइंग बोर्ड में आपके स्क्रू वगैरह लगे हैं वो ढीले हो गए या फिर वो खुल गए, ठीक है, तो इसके लिए आपका स्क्रू ड्राइवर का भी यहाँ पे आपका उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक एक करके हम सारी चीजों को चलते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे जरूरी है आपका कौन कौन सा है, एक आपको याद रखना है ये ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ड्राइंग बोर्ड क्या है, इसकी साइज वगैरह क्या है, बीआईएस स्टैंडर्ड साइज वगैरह है उसको याद रखना है। एक आपको ड्राइंग शीट के बारे में याद रखना है, और ये जो सारी चीजें दिख रही हैं इससे आपको बहुत ज्यादा हाँ लिखने के लिए आता है, कभी कभी कह देता है पूछ देता है आपसे एग्जाम में कि हाँ किसी 10 ड्राइंग के उपकरण के नाम लिखिए या फिर 15 ड्राइंग के उपकरण के नाम लिखिए। आपको उसमें फिगर बनाने के लिए नहीं कहता है, अगर पार्टिकुलर विशेष करके पूछ लिया जाता है वो अलग चीज है, लेकिन बस नाम लिखने के लिए कहता है अधिकतर कि हाँ आप 10 ड्राइंग उपकरण के नाम लिखिए या फिर 15 ड्राइंग उपकरण के नाम लिखिए। और जो अलग से पूछ सकता है वो आपसे इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है कि बताइए इसके कहिए कि ड्राइंग बोर्ड किस टाइप का होता है, उसका बीआईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस किस साइज के कहिए कि ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट वगैरह आती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर नीचे की ओर आएंगे आपसे एक इसमें पेंसिल के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कौन सी पेंसिल का उपयोग होता है, किस प्रकार के पेंसिल का उपयोग हिडन लाइंस के लिए होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है आपको दिख नहीं रही है, हिडन है, वो है अंदर कहीं पे है, जैसे मशीन का पार्ट्स हो गया फिर घर हो गया, अंदर वो कहीं है लेकिन दिख नहीं रही है, तो उसको आपको हिडन तरीके से दर्शाना होता है। तो उसके लिए कौन सी पेंसिल का आपको उपयोग करना होता है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे मोटा मोटी समझ गए आप कि क्या क्या चीजें हैं, 15 लगभग आपके कहिए कि ये हो गए। फिर 8वें वाले पार्ट्स में जाएंगे तो इसमें आपके लगभग लगभग 8-9 इसमें होगा अलग अलग, तो इसमें कुछ भी लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं कि हाँ सब लिखना है या जैसे के तैसे, कुछ भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, लगभग लगभग इजी सा है। अब सबसे पहले देखिए ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो वही मैंने बताया कि वह बोर्ड जिस पर आप ड्राइंग शीट को रख करके ड्राइंग बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका उल्टा करके रखा हुआ है। उल्टा क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें आपको पीछे की भी सारी चीजें दिख जाएंगी, आगे तो आपका पूरा प्लेन होगा। आगे प्लेन क्यों होगा कि जिसपे आप पेपर रख के, कागज रख के, ड्राइंग शीट रख के आप ड्राइंग बनाएंगे। लेकिन क्या क्या चीजें इसमें होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मतलब ये कई सारी देखिए पत्ती लगी है, ठीक है, लगी है। अब भाई ये अगर अलग अलग लगी है, अगर ये आपका ना लगाया जाता है ऐसे करके तो आपका ये निकल जाता है। तो इस प्रकार से पट्टी लगा करके और इस पे क्या किया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे स्क्रू से कहिए कि पेन से इसको कस दिया जाता है। ठीक है, अब जब आप कस देंगे तो ये पट्टी नहीं निकलेगी, ना ये हिल पाएगा और ना ये हिल पाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बैटन्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा इसको बैटन्स कहते हैं, इस पट्टी को कहिए कि बैटन्स कहते हैं। इसको वर्किंग एज कहते हैं, जिसमें आप पिछले साइड, ये तो आपका उल्टा साइड है, पीछे करेंगे तो वहां पे आपका वर्किंग एज होगा, उस पर आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे, अपनी ड्राइंग शीट को रख करके ड्राइंग को वहां पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका ड्राइंग बोर्ड होता है। अगर आप देखेंगे इसकी साइज वगैरह को, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, देखिए वह बोर्ड जिस पर, सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स को देख लीजिए, वह बोर्ड जिस पर हम ड्राइंग शीट रख करके ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल यानी कि चिकनी व आयताकार होती है। आयताकार तो होती है, सबको मालूम है कि ये आपका स्क्वायर में नहीं आता, ठीक है, आयताकार टाइप में आता है, इस टाइप से, थोड़ा सा इस टाइप से कह सकते हैं कि आपका पेपर वगैरह वहाँ पे, ड्राइंग शीट वगैरह, पेपर मतलब ड्राइंग शीट वगैरह वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। और चिकनी और मुलायम होती है, समतल होती है। ठीक है, चिकनी का मतलब क्या है, एकदम आपका चिकना नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपका पेपर जब आप ड्राइंग शीट वहाँ पे लगाएंगे तो वो फट जाएगा, तो एकदम चिकना होता है और आयताकार होता है। यह पूर्ण रूप से संशोधित यानी कि सीजन एवं मुलायम लकड़ी की पट्टियों से जोड़कर बनाया जाता है। भाई खुरदुरा रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका ड्राइंग शीट फट जाएगा। इसके बाएं सिरे पर एक सीधी आबुनस की पट्टी यानी कि एबोनी एज लगी होती है। इस पट्टी को ड्राइंग बोर्ड की कार्यान्वित कोर यानी कि वर्किंग एज कहते हैं। इस कोर के सहारे टी स्क्वायर या फिर जो भी आपको मिनी ड्राफ्टर वगैरह वगैरह सारी चीजें फिट करना है उसको फिट करते हैं। फिर बोर्ड का प्रयोग करते समय इसे सदैव ढालदार यानी कि इंक्लाइन स्थिति में रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप क्लास में हो सकता है कुछ क्लास वगैरह लिए होंगे, तो जो नॉर्मल आप क्लास में बैठते होंगे डेस्क वगैरह पे, बेंच वगैरह पे, उस प्रकार से नहीं होता है। जो ड्राइंग का आपका टेबल होता है वो भी आपका इंक्लाइन होता है, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। उसके बाद उस पर ड्राइंग बोर्ड को आप रखते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग शीट को आप रखते हैं, फिर बनाते हैं। थोड़ा सा इंक्लाइन होता है आपका, एकदम जैसे आप कॉलेज में ब्रेंच पे डेस्क पे बैठते होंगे उस प्रकार से आपका टेबल वगैरह नहीं होता है, वो थोड़ा सा इंक्लाइन फॉर्म में आपका होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इंक्लाइन होना चाहिए, मतलब इंक्लाइन स्थिति में रखना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड विभिन्न मापों में मिलते हैं, परंतु B2 इंपीरियल आकार का ही बोर्ड अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे,
परंतु B2 इंपीरियल आकार, ठीक है, किस आकार का? B2 इंपीरियल आकार का बोर्ड ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने निम्नलिखित मापों के ड्राइंग बोर्ड की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन की है। किस किस टाइप के ड्राइंग बोर्ड वगैरह, मतलब किस किस साइज के ड्राइंग बोर्ड वगैरह का मार्केट में आते हैं, उसका उपयोग होता है। जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो B2 इंपीरियल आकार का होता है। किस आकार का होता है? B2 इंपीरियल आकार का। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साइज वगैरह भी दिया है, यहाँ पे साइड में थिकनेस वगैरह भी दिया है। तो देखिए सबसे पहले लिखा होगा एंटीक्यूरिन, ठीक है, एंटीक्यूरियन, ठीक है, B0 साइज का है। इसमें अगर आप देखेंगे B0 साइज है, नेम ऑफ डिजाइनेशन दिया है। ये B1 है, ये इंपीरियल साइज B2 जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, अधिकतर इसी का उपयोग होता है। लेंथ और लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे, 1500 गुणे 1000 mm में रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें ड्राइंग में जितनी चीजें आप पढ़ेंगे डायमेंशन वगैरह वो आपकी mm में ही रहेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर उसमें नहीं, mm में ही चलेंगे, ठीक है। थिकनेस इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 25 mm होती है। इसी प्रकार से डबल एलिफेट यानी कि B1 देख लीजिए, B2 देख लीजिए, B3 देख लीजिए, B4 देख लीजिए, सबसे ज्यादा B2 इंपीरियल का यानी कि इंपीरियल साइज B2 का उपयोग किया जाता है, जिसकी साइज क्या है? 700 गुणे 500 mm यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। और इसकी मोटाई कितनी है? 15 mm होती है, ठीक है। इसके पूरे चार्ट को आपको याद करना है, ठीक है। इससे हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि हाँ ड्राइंग बोर्ड को बनाइए, उसका मतलब चित्र भी बनाना होता है और वो कितने कितने साइज के मार्केट में आते हैं, यानी कि ये जो आपका BIS स्टैंडर्ड साइज होती है इसको आपको लिखना होता है, तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड। अब चलते हैं ड्राइंग शीट की ओर। तो वह कागज या फिर सादा पेज या फिर वह शीट जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं पेन या फिर पेंसिल से, वो क्या होता है? आपका ड्राइंग शीट कहलाता है। ड्राइंग शीट आपने देखा होगा, जैसे आप फोटो कॉपी वगैरह कराते होंगे तो वो भी आपका एक प्रकार का सादा कागज होता है, थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ड्राइंग के लिए थोड़े से मोटे कागज आते हैं कि भाई ड्राइंग बनाएंगे, कई बार आप मिटाए बनाए तो वो फटे नहीं, तो थोड़े से मोटे करिए कि पन्ने टाइप के तरीके से सीट वगैरह आती है कि हाँ ड्राइंग बनाते समय फटे नहीं, ठीक है। पता चले कि आप कई बार मिटा रहे हैं, बना रहे हैं, आपका पेज देखिए थोड़ा सा मोटा टाइप का आता है, ठीक है। आपने फोटोकॉपी वगैरह कराया होगा तो वो देखा होगा आपने, जो फोटोकॉपी होती है उसका पेपर का जो साइज होता है A4 साइज का होता है। किस साइज का होता है? A4 साइज का होता है। और ड्राइंग भी उस पर भी बनता है लेकिन वो छोटा होता है, ड्राइंग आपके थोड़े से बड़े पेज पे, बड़े पन्ने पे बनते हैं। तो ये देखिए आपका A0 साइज का होता है। फिर उसके बाद से इसी को मोड़ेंगे तो आपका एक और निकलेगा A1 साइज, फिर A2 साइज, इसको मोड़ेंगे तो फिर A3 साइज, A4 साइज, ऐसे करके आपका ड्राइंग शीट अवेलेबल होता है। अभी मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ। देखिए सुंदर ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट भी उत्तम गुणों वाली होनी चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग शीट होनी चाहिए। एक अच्छी ड्राइंग शीट एक समान मोटाई की, पतली, चिकनी, अधिकतम सफेद तथा स्याही यानी कि इंक न फैलने वाली होनी चाहिए। पता चले कि कई बार मैं अपने ही बात बता रहा हूँ, मैं जब वहां पे आपका रोल नंबर लिखना होता है, जब आप पेपर देते हैं बोर्ड का, जब एग्जाम देंगे तो उस पर रोल नंबर लिखना होता है, तो वो पेन से लिखना होता है। पेंसिल से भाई रगड़ने पे थोड़ा सा मिटक जाता है, मतलब कि वो पूरा हट जाएगा, तो आपको पेन से लिखना होता है। मैंने पेन से लिखा था और उसी पे भूल करके थोड़ी देर बाद मैंने जब ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया तो उसी पे आपका मेरा हाथ वहां पे चला गया था और पूरा वहां पे कह सकते हैं एकदम लीपा पोती हो गया था। तो फिर उसको साइड में अपना रोल नंबर लिखना था। तो इस प्रकार से अगर ड्राइंग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हाँ वो स्याही फैलने ना दे। अब पता चले कि वो फैलने दे या फिर कहिए कि वो तो मेरी गलती थी, अब ऐसे मान लीजिए कि आप पेन से लिख रहे हैं और या फिर स्याही उस पर फैल गई तब तो दिक्कत है, या फिर स्याही करिए कि एब्जॉर्ब करके पीछे की ओर भी दिखने लगी तब भी दिक्कत है। पतली अगर पन्नी रहेगी, उसका पन्ना जो है, पेज जो है वो पतला रहेगा, सीट पतला रहेगा, तो चिकना होना चाहिए, सही होना चाहिए और एक समान होना चाहिए और सफेद, तथा सफेद तो होता ही है, स्याही न फैलने वाली होनी चाहिए। रबड़ के प्रयोग से सीट के रेसे या फिर फाइबर नहीं उखड़ने चाहिए। पता चलेगा आप खूब बढ़िया से एकदम मिटा रहे हैं जल्दी जल्दी, या फिर जैसे भी उसमें रेसे निकलने लगे फिर उससे भी समस्या हो जाएगी, तो रेसे नहीं उखड़ने चाहिए। भारतीय मानक यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने निम्नलिखित मापों की ड्राइंग शीट की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन की है। किस किस साइज के ड्राइंग शीट अवेलेबल है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले A0 साइज, ठीक है, A0 साइज ये आपका फोटोकॉपी के लिए ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है। जो छोटा पेज होता है फोटोकॉपी वगैरह आते हैं तो A4 साइज का ये आपका पेपर होता है, अर्थात कलिए की ड्राइंग शीट होता है। वो तो पतली होती है, ड्राइंग शीट आपकी और मोटी आती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पद का नाम दिख रहा होगा, कटी हुई शीट की माप मिलीमीटर में, तो आपको यही लिखना होता है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये बिना कटी, जब आपका बिना कटी हुई सीट होती है उसके बाद से उसका अनट्रिम्ड साइड में ये होता है, जब काट करके एकदम सही तरीके से ड्राइंग के लिए उपयोग में लाया जाता है उसके बाद से आपकी ये साइज होती है। ये वाला आपको कम से कम ये वाला आपको याद कर लेना है। तो A4 साइज देखें, सॉरी A0 साइज से स्टार्ट करते हैं। A0 साइज की बात करें तो 841 गुणे 1189 mm में होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। फिर A1 होता है 594 841, फिर A2 होता है 420 594। ये अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एक साइज जैसे करते, जैसे मान लीजिए कि आपका 841 है, ठीक है, और 1189 है, तो इसको मोड़ेंगे फिर से, उसके बाद से ये 841 वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि 594 और आपका
841 है तो 594 फिर देखेंगे, ये लास्ट में आपका आते रहता है। इसके मतलब कि इसकी जो लंबाई है वो कहिए कि बदलती रहेगी और चौड़ाई वो आपकी ऊपर वाले के हिसाब से वो जब मोड़ी जाती है कागज का पन्ना, मान लीजिए ये साइज हो गया, ठीक है, आपका ये कोई साइज है, ये कोई साइज है, इसको हम क्या कर ले, ऐसे बीच से ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये आपका साइज है सेम रहेगा, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, तो वही अगर आप देखेंगे तो सबके जो लास्ट वाले टर्म है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर पहला है देख लीजिए 841 गुणे 1189 है, ठीक है। अब फिर से दूसरा जो साइज तैयार होगा 584 और 841 दिख रहा होगा, इसके लास्ट में आ जाएगा। फिर तीसरा तैयार होगा तो यहाँ पे देखिए 594 दिख रहा होगा तो 594 इसके लास्ट में आ जाएगा और 420 पहली साइज हो जाएगी। फिर उसके बाद से तैयार करेंगे तो 294 और 420 वाली ये आ जाएगी। फिर उसके बाद से जब मोड़ेंगे तैयार करेंगे दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे 210 और 297 ये जो दिख रहा होगा इसका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए 210 यहाँ पे आ जाएगा और 148 की एक साइज बनेगी। ये जैसे जैसे आप ऑटोमेटिकली फोल्ड करेंगे तो उस हिसाब से यही साइज आपको प्राप्त ही होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आपका कोई कागज का टुकड़ा हो गया, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, और बीच से या फिर यहाँ से मोड़ करके एकदम बीच से काटते हैं, तो ये तो साइज आपकी सेम रहेगी। इसमें हो सकता है कि ये मान लीजिए कि आपका 30 mm का है, ये मान लीजिए कि आपका 10 का है तो ये तो 10 का 10 ही रहेगा। ये 30 का है तो ये हो सकता है कि आपका 15 का हो जाए, भाई आधे पे मुड़ेंगे तो 15 का हो जाएगा। इसमें तो बदलाव होगा इस वाले साइज में, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा। तो वैसे ही जब आप कहिए कि सीट को मोड़ करके, जैसे मान लीजिए कि A0 साइज का हो गया, उसको आप बीच से फोल्ड करके काटते हैं, तो एक आपका तो कहिए कि आपका जो मेन आपका लंबाई बनेगी वो आपका 594 और 841 आपकी वही रहेगी, यानी कि ये लंबाई ये चौड़ाई, एक आप कोई भी एक लंबाई एक चौड़ाई आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जब भी आप फोल्ड करके बनाते हैं, एक एक साइज आपको ऊपर वाली ही मिलती रहेगी और एक एक आपको नई साइज मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। फिर देखिए टी स्क्वायर यानी कि टी वर्ग, ठीक है, सिंपल है। एक कठोर लकड़ी की बनी होती है, अब तो मान लीजिए कि आपके लोहे स्टील वगैरह के भी आ गए हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं, स्टॉक और हेड, और दूसरा होता है आपका ब्लेड। इन दोनों भागों के लिए सिरे आभूषण यानी कि बोनी के बने होते हैं। इनकी लंबाई ड्राइंग बोर्ड के अनुरूप होती है। इनका शीर्ष यानी कि ड्राइंग बोर्ड के कार्यान्वित सिरे यानी कि वर्किंग वर्किंग एज पर यानी कि साइड में लगाया जाता है, जिससे उस पे सीट पे जैसे आपका टेबल वगैरह हो गया, ड्राइंग बोर्ड वगैरह उसमें सेट कर दिया जाएगा थोड़ा साइड से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद से आपको लाइन खींचना है या फिर एंगल 90 डिग्री का बनाना है, वो सारे काम वगैरह आप कर सकते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आपने देखा भी होगा। अब इसका जो उपयोग वगैरह है काफी कम हो गया है, आपने देखा होगा जो लकड़ी वगैरह के काम करते हैं वो इन सारी चीजों को लिए रहते हैं। ये आपका वुड स्क्रू हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा वर्किंग एज हो गया, जहाँ से आप लाइनिंग वगैरह खींचते हैं। ये ब्लेड हो गया और ये आपका स्टॉक, इसी स्टॉक कहते हैं। सिंपल सा है। अब इसका उपयोग काफी कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे आपको कोई सीधी रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है तो इससे खींच लेंगे, ऊर्ध्वाधर हो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ऊर्ध्वाधर हो या फिर क्षैतिज हो। अगर 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है तो इससे भी आसानी से आप बना सकते हैं। आप चाप काटने नहीं जाएंगे या फिर चांदा का उपयोग करने नहीं जाएंगे, तो इसका उपयोग काफी कम हो गया है, ठीक है। ये सब सारी चीजें बहुत कम, बस आपको नाम लिखने के लिए पूछा जाता है कि हाँ उपकरण के नाम लिख दीजिए, इसके बारे में गहराई से आपसे नहीं पूछा जाता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि पूछ लिया जाए, वो अलग बात है। फिर देखिए सेट स्क्वायर हो गया, वही ये सेट स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे इसको आपने देखा होगा बहुत बार, आपने ज्योमेट्री बॉक्स में इसको आपने देखा होगा कि इसका स्क्वायर आप जोड़ करके इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, इससे आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं किसी साइज का अगर बनाना हो तो, ठीक है। फिर अगर आपको 90 डिग्री पे कोई लाइन वगैरह खींचनी हो, जैसे मान लीजिए, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपकी लाइन है, ये आपका डायरेक्ट 90 डिग्री पे होता है, ऐसे आप खींच भी सकते हैं। इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं और इसका भी उपयोग अब काफी कम होता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा, अगर लाइफ में हो सकता है बाई चांस ही आपने शुरू में कभी यूज किया हो, अब आप ड्राइंग में इसका उपयोग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह पारदर्शक प्लास्टिक यानी कि एक्रेलिक, यानी कि ये भी एक तरीके से प्लास्टिक शीशे टाइप का ही होता है, जिसे एक्रेलिक कहते हैं। शीट तथा सेल्यूलाइड के बने होते हैं। इनका आकार समकोण त्रिभुज होता है। दो प्रकार के सेट स्क्वायर प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है। इनमें से एक सेट स्क्वायर में कोण 30 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं, दूसरे में 45 डिग्री के कोण होते हैं। दोनों सेट स्क्वायर में एक कोना 90 डिग्री के कोण का होता है। इसकी प्रत्येक कोर यानी कि बेवल्ड होती है, थोड़ी सी बेवल्ड होती है। इनकी दो परस्पर लंब कोरे यानी कि एज सेंटीमीटर में अंकित होती है। अधिकतर इनके बीच में क्रैक यानी कि वक्र यानी कि फ्रेंच कर्व का, कि फ्रेंच वक्र, यहाँ पे क्रैच हो गया है, फ्रेंच कर्व तथा चांदे यानी कि प्रोटेक्टर भी कटे होते हैं। इनके द्वारा क्षैतिज, ज्यादातर इसका जो उपयोग होता है वो देखिए क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या फिर अवनत यानी कि इंक्लाइंड व समांतर पैरेलल लाइन रेखाएं खींची जाती है। इसका उपयोग ज्यादातर लाइन खींचने में ही होता है और कभी कभी अगर आपको मोटा मोटी एंगल वगैरह बनाना हो तो उसका उपयोग करके आप बना सकते हैं। बहुत कम ही इसका उपयोग होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये मैंने आपको बताया टी स्क्वायर कैसे उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये ऊपर आपका आपने ड्राइंग शीट इस पे लगा दिया है। अब मान लीजिए कि मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये आपने टी स्क्वायर यहाँ पे सेट कर लिया है।
यहाँ पे आप कर लेंगे और इसको लगाएंगे जब आप सेट स्क्वायर वगैरह को तो 30 डिग्री का बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से 30 डिग्री का, फिर 60 का बनाना है तो इसको उल्टा करके 60 का बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको एंगल बनाना है, सीधे रेखा खींचनी है, तो आप ड्राइंग वगैरह को तैयार कर सकते हैं कम समय में, ठीक है, जल्दी जल्दी के लिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखिए, अगर आपको 15 डिग्री का बनाना है, 15 डिग्री का या फिर 105 डिग्री का, तो आपके लिए उसी सेट स्क्वायर को अलग अलग तरीके से सेट करके आप बना सकते हैं, काफी ईजी होता है। अब इसका भी उपयोग काफी कम हो गया है, ना के बराबर हो गया, ठीक है। चांदा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में आप देख लेंगे, काफी ईजी सा है। चांदा आपने देखा होगा, बच्चे बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि इसका उपयोग क्या होता है। विशेष करके आप हालत चाहे तो आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, नीचे से देखिए लाइनिंग के लिए भी रहता है, आप लाइन भी खींच सकते हैं। मेन जो इसका उपयोग होता है कोण मापांक के लिए, यानी कि कोण का आप मापन करते हैं। कहीं पे आपको 15 डिग्री बनाना है, 10 डिग्री, 5 डिग्री का बनाना है, तो आप इससे माप करके, यानी कि इसका मेजरमेंट करके, जैसे मान लीजिए कि मुझे 90 डिग्री का कलिए के एंगल बनाना है, चाँदे से बनाना है, तो ठीक है, तो आपका ये हो गया। फिर आपका 90 डिग्री कहाँ पे हो गया, आपका यहाँ पे हो गया, इस पे टिक करके फिर उसके बाद से लाइनिंग कर लेंगे, आप 90 डिग्री बना लेंगे, जो भी आपको बनाना होगा उस हिसाब से। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर यूज़ किया होगा, एक भी क्लास वगैरह लिया होगा, हो सकता है सभी बच्चों ने मिनी ड्राफ्टर का यूज़ किया हो, खरीद भी लिया हो, बहुत सारे बच्चे अभी तक ना खरीदे हों। आजकल मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग, जब से मिनी ड्राफ्टर आया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब से आपका मिनी ड्राफ्टर आ गया है, उसके बाद से ये जितने भी हैं आपकी स्केल वगैरह सारी की चीज़ें, ये इसको आप साइड कर दीजिए। इसी से ऑलमोस्ट आपके सारे काम निकल जाते हैं, और हम लोगों ने भी जो एग्जाम में यूज किया था, इसी का पूरा उपयोग होगा। इसके अलावा बस आपके पास पेंसिल वगैरह होना चाहिए, इरेजर वगैरह होना चाहिए, और ये स्क्वायर सेट, टी स्क्वायर, ये हाँ प्रकार आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बस इतना है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आजकल मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग ड्राइंग बनाने में अधिकतर होता है। इसका प्रयोग करने से टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, देखिए वो बताया भी गया है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा चांदे का उपयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसी में सारी चीजें होती हैं। इस यंत्र में एक चकती पर दो मापनियां क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगी होती है। चकती पर 360 डिग्री के चिन्ह चारों ओर अंकित होते हैं, इसलिए यह चांदे का भी कार्य करती है। इसकी मापनियों को आवश्यकता अनुसार किसी भी कोण पर अवनत स्थिति में रखा जा सकता है। मापनियों पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर में निशान अंकित होते हैं। इसके मापने मतलब स्केल पर, जो आपका स्केल नॉर्मली कहते हैं, उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका फिगर वगैरह, ठीक है। इसके प्रयोग से कार्य करने में काफी आसानी होती है, तथा कार्य काफी कम समय में ड्राइंग वगैरह आपका बन जाती है, तैयार वगैरह हो जाते हैं काफी कम समय में। ये आपका हो गया मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। किस प्रकार से होता है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसमें क्या होंगे, ये आपका ड्राइंग बोर्ड वगैरह है, ये सीट वगैरह है, आपने एडजस्ट कर लिया है, अब ड्राइंग आप बनाने आए हैं। ये एक आपकी स्केल हो गई, ये दूसरी आपकी स्केल हो गई, इसमें 90 डिग्री का ये हो गया। यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये आपका इस पे एंगल वगैरह कटे होते हैं, आपके चाँदा का भी काम देता है। यहाँ से देखिए आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से भी मान लीजिए कि इस स्केल को, जैसे ये आपका इस प्रकार से है कुछ, ये इस प्रकार से है, इसको अगर आप ऐसे सेट करना चाहते हैं, थोड़ा-सा तिरछा करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से कह लीजिए, यहाँ से थोड़ा-सा ढीला करके आप रोटेट कर सकते हैं, तो इससे आपके सारे काम हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन सही से, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर आपका जिस हिसाब से पेपर है, आपने अगर ड्राइंग बोर्ड को, ड्राइंग शीट को सही से सेट किया है, तो जो भी रेखा है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपके पास केवल स्केल है, तो ये तो मान लीजिए कि आपका ड्राइंग शीट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ड्राइंग शीट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, आपका ड्राइंग शीट हो गया। अब मान लीजिए मैंने स्केल से केवल, ये मेरे पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है, मैंने स्केल का उपयोग किया, तो मैंने एक रेखा, मुझे सीधी रेखा खींचनी है, मैंने एकदम सीधी रेखा खींची, ठीक है, मैंने एकदम सीधी रेखा खींची, इससे मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एकदम सीधी रेखा खींची, मैंने ये देखिए एकदम सीधी रेखा तो है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना में देखें, इसकी ये जो ड्राइंग शीट आपका हो गया, इसकी तुलना में ये तो कुछ इस प्रकार से है, रेखा तो आपकी इस प्रकार से जानी चाहिए थी, ठीक है, इस प्रकार से, ये तो थोड़ा-सा आपका ऊपर चला गया है। लेकिन जब आप मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लेंगे, तो मिनी ड्राफ्टर को जब आप सेट करेंगे, तो इस प्रकार की गलती भी आपसे नहीं होगी, ठीक है। एक बार आप अगर सही से सेट कर लेते हैं, तो आपका एकदम सीधे आपका ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग ही आप जैसे-जैसे रेखाएँ खींचना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, फिर चाँदे से जो भी आप कह लीजिए कोण का मापांक करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी, और अलग से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मिनी ड्राफ्टर का काफ़ी उपयोग होता है, और वर्तमान में आप एग्ज़ाम देंगे या फिर जब भी आप ड्राइंग वगैरह बनाएँगे, इसी का आप उपयोग करेंगे, इसी का आपका उपयोग करने को देखने को मिलेगा। ऊपर आपका ग्रेविंग नॉब होता है, ड्राइंग आपका बोर्ड हो गया, ये ड्राइंग शीट हो गया, फिर नीचे आपका ये ब्लेड्स होगा वगैरह होते हैं, पत्ती वगैरह होती है, ये जो आपकी स्केल वगैरह इसमें थोड़ी-थोड़ी पत्ती लगी होती है। फिर एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड होता है, यहाँ पे भी ये आपका रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, और यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं, थोड़ा-सा इधर करना है इसको, इसको थोड़ा-सा अप करना है और डाउन करना है, ऐसे करना है, जैसे करना है, इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी का वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सही तरीके से, ये आपका होता है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है? यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं इसको, जैसे-जैसे आपको इस हिसाब से सेट करना है, इस हिसाब से सेट करना है, जैसे सेट करना है सेट करते हैं। यहाँ से भी आपका मूव होते रहता है, घूमते रहता है, यहाँ से भी आपका ये आपका जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें आपको इसको फँसा देना होता है। यहाँ पे एक क्लिप वगैरह होते हैं, इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करने वाला यहाँ पे सामग्री होती है, उसको बीच में फँसा करके आपको लगाना होता है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे शायद लगा होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है, 2 इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से, ठीक है? और इसको आपको ये जो ड्राइंग बोर्ड मान लीजिए ये हो गया, इसमें आपको फँसा करके इसको कस देना होता है, ये खूब बढ़िया से यहाँ पे फिट हो जाएगा और उसके बाद से आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर नीचे की ओर चलते हैं, उसके बाद से देखिए आपका मापनी, स्केल क्या होता है? मापनी के द्वारा किसी वस्तु को ड्राइंग को उसके माप के बराबर या बड़े या छोटे अनुपात में बनाया जाता है। ये स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक या फिर पारदर्शक प्लास्टिक, एक्रेलिक शीट या फिर सेल्यूलाइड व लकड़ी की भी बनाई जाती है। कई प्रकार की आपकी स्केल वगैरह आती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बीआईएस द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित निरूपक भिन्न आरएफ की मापनियाँ प्रायः प्रयोग की जाती हैं। इनका अनुपात शीर्षक कक्ष टाइटल ब्लॉक में लिख दिया जाता है। ये सभी मापनीय मीट्रिक प्रणाली यानी कि मेट्रिक सिस्टम में होती है। यहाँ निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ ड्राइंग पर ली गई माप और वास्तविक माप। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपका ये स्केल हो गया, ये आपका है कितने का, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 6 सेंटीमीटर का हो गया। आपको एक सड़क बनानी है और नक्शे में दर्शाना है 7 किलोमीटर का, ठीक है? तो आप नक्शा इसमें आपको मानना होता है ना, चलिए 3 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है? क्या मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब भाई 7 किलोमीटर अगर आपको कोई रोड बनानी है, उसका नक्शा बनाना है, तो 7 किलोमीटर का आप ड्राइंग शीट तो लाएँगे नहीं। आप नक्शे पे मानेंगे कि हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? उस हिसाब से आप अपना, जैसे मान लीजिए कि आपको 6 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर मान लेंगे, तो आपको 3 सेंटीमीटर ड्राइंग पे बस आपको 3 सेंटीमीटर बनाना होगा। मापने के हिसाब से जो आपका स्केल होगा उसमें 3 सेंटीमीटर तक माप लेंगे और आपने डायमेंशन आपने बाहर बता दिया है, दर्शा दिया है कि हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर होने वाला है। तो हम 3 सेंटीमीटर बनाएँगे तो 6 सेंटीमीटर का हमारा रोड क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, नक्शे पे तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आपका स्केल का उपयोग होता है। ये आपने स्केल देखा होगा, कई प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1:1 में बनाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहिए कि 1:1 है, इसका मतलब क्या है? आपको अगर सपोज कीजिए कि 5 एमएम की 5 एमएम की कोई चीज़ बनानी थी, तो आपने 5 एमएम का ही बनाया, ठीक है? जितना कहा गया था एक्चुअल में आपने बनाया, तो वो आपका 1:1 हो गया। यदि बड़ी वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी वस्तु है, जैसे भवन हो गया, घर हो गया, रोड हो गया, उसको आपको दर्शाना है, तो उसमें क्या होगा? जैसे 1 मीटर की दूरी को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप या फिर 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में अपने हिसाब से मैनेज करके उसको, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया, उस हिसाब से आपको करिए कि अपने हिसाब से चूज़ करना होता है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है स्केल में। अब मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का रोड बनाना है, नक्शे पे दर्शाना है, तो 1 किलोमीटर का आप पन्ना तो लाएँगे नहीं, उस हिसाब से मानक मान लेंगे कि हाँ, 5 एमएम बराबर या फिर 10 एमएम बराबर 1 किलोमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, जो भी आपका सूटेबल लगे उस हिसाब से आपको मान लेना होता है, ठीक है? फिर अगर आपको मान लीजिए कोई छोटी वस्तु है, बहुत छोटी है, जो करिए कि बहुत दिख रही है लेकिन काफ़ी कम है, नाक के बराबर है, उसको स्केल से आप सही तरीके से नहीं बना पाएँगे, तो उसको आप मापेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है 1 एमएम की है, कितनी है? 1 एमएम की है, बहुत छोटी है, ठीक है? तो उसको आप बड़ी माप देकर के बनाएँगे, ठीक है? आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर बराबर 1 एमएम, 3 सेंटीमीटर बराबर 1 एमएम। अब छोटी वस्तु है, तो उसको आप बड़ी करके दिखाएँगे, भाई वो सही से दिख नहीं रही है, आपको बड़ा करके बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर बराबर आप मानक मान लेंगे एक, कि हाँ 3 सेंटीमीटर बराबर 1 एमएम होगा, ये 1 एमएम की वस्तु है, तो इसको आप 3 सेंटीमीटर बनाएँगे। अब मान लीजिए कि 2 एमएम की वस्तु है, तो इसको 6 सेंटीमीटर आप बना देंगे, 6 सेंटीमीटर बनाएँगे, तो देखने वाला देख कर के समझ जाएगा, ठीक है? यही आपका स्केल वगैरह होता है, जिसे आप पट्टी कहते हैं, पटरी कहते हैं, स्केल कहते हैं, इंची टेप वगैरह नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ठीक है? एक आपका तो टेलर वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो तो अलग होता है, टेलर वगैरह जो दर्जी वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी आपका इसी काम में आता है, लेकिन वो कपड़े की सिलाई में वो अलग होता है। ये आपका मेन होता है, जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिसका आपका उपयोग होता है, लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, ठीक है? सेल्यूलाइट के भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? स्टील वगैरह सभी चीज़ें सबके बन के आते हैं। उपकरण बॉक्स 8वाँ दिख रहा होगा, उपकरण बॉक्स मैंने आपको बताया था, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका प्रकार हो गया, डिवाइडर हो गया, ये आपका डिवाइडर वगैरह हो गया, ठीक है? उसके बाद से कंपास वगैरह, लेंथनिंग बार वगैरह, फिर इंक पॉइंट वगैरह, इसका उपयोग, इन सारी चीज़ों का उपयोग बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इंक पॉइंट वगैरह हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, कोई नट वगैरह ढीला हो गया, लेंथनिंग बार वगैरह, ये भी आपका लाइनिंग के लिए ही उपयोग होता था। तो इन सभी का उपयोग, लीड केस वगैरह सभी का उपयोग हो गया, कह लीजिए कि काफ़ी कम हो गया, अर्थात कह सकते हैं ना के बराबर हो गया है। कंपास हो गया, ठीक है? लेंथनिंग पेन्स वगैरह हो गए, फिर आपको कोई पॉइंट देना है उसके लिए हो गया, ड्राफ्टिंग वगैरह हो गया, इंकिंग वगैरह हो गया। तो इसका उपयोग, इसमें बस आपका कंपास प्रकार वगैरह का उपयोग होता है, डिवाइडर का उपयोग होता है और सारी चीज़ों का उपयोग आपका कम हो गया है, ना के बराबर होता है। बस आपका एग्ज़ाम अगर पूछ लिया जाता है तो बस आपको लिख देना है, ठीक है?
फिर उसके बाद से देखिए फ्रेंच कर्व, ठीक है, इसको भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा कोई कर्व वगैरह वगैरह बनाना होता है तो आप फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स में आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। ये आपके कर्व होते हैं कई प्रकार के, जिस भी तरीके से आपको कुछ दिया है उससे आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये तो आपका देखिए स्केल भी होता है, इसमें आपके सर्किल मास्टर भी होते हैं। अगर आपके छोटे मोटे सर्किल वगैरह बनाने हैं 5 mm 10 mm में साइज लिखा रहता है तो उसको आप जल्दी से बना सकते हैं भाई। प्रकार का उपयोग करेंगे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसमें जल्दी से बना सकते हैं। सर्किल मास्टर वगैरह हो गया, ये स्केल हो गया, इसमें भी सर्किल मास्टर हो गया, और ये आपका फ्रेंच कर्व होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप जल्दी से कोई कर्व वगैरह बनाना है तो उसको आप इसमें भी सर्किल वगैरह देखिए यहाँ पे छोटे मोटे सर्किल भी दिए रहते हैं 5 mm 10 mm 15 mm ऐसे करके सर्किल भी डिजाइन कर सकते हैं और कर्व वगैरह भी बना सकते हैं। फ्रेंच कर्व होता है, इसको सर्किल मास्टर और स्केल कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए ड्राइंग पेंसिल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग पेंसिल वे पेंसिलें होती हैं जिनका उपयोग तकनीकी चित्र यानी कि टेक्निकल ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। नॉर्मल पेंसिल जो आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में ड्राइंग वगैरह बनाए होंगे तो आपने नॉर्मल एक पेंसिल नटराज वगैरह जो भी हो आपने पेंसिल का एक उपयोग किया होगा। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई प्रकार की रेखाएं खींचनी होती है तो उसके लिए किसी के लिए हल्की पेंसिल होती है, किसी के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की यानी कि ब्लैक पेंसिल होती है, किसी के लिए हार्ड होती है। उसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पेंसिल वे पेंसिलें होती है जिनका उपयोग तकनीकी चित्र यानी कि टेक्निकल ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है, जहां सटीक और विस्तृत रेखाएं महत्वपूर्ण होती है। इन पेंसिलों को ग्रेफाइट की कठोरता यानी कि ग्रेफाइट और क्ले का मिश्रण के आधार पर एच यानी कि एच से मतलब हार्ड कठोर और बी यानी कि नॉर्मल ब्लैक ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि कह लीजिए बांटा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रूप से एच बी एच और 2H जैसे कठोर ग्रेड की पेंसिलों का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर इन्हीं का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ और पेंसिलें होती हैं जिसका थोड़ा बहुत उपयोग होता है, ठीक है। ये देखिए ये आप देख लेंगे, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर जितनी ज्यादा हार्ड रहेगी बस इससे ये समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा आपके पेंसिल हार्ड रहेगी, जैसे मान लीजिए कि H1 H2 H3 या फिर 2H, पहले ऐसे होता है 2H 3H 4H 5H, जितनी ज्यादा आपकी हार्ड होती जाएगी तो उतना आपका इसमें जो ब्लैकनेस है वो कम होते जाएगा। देखिए जितनी हार्ड रहेंगे उतना इसका ब्लैकनेस क्या रहेगा, कम रहेगा। मीडियम रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और जितनी भी सॉफ्ट पेंसिलें आती हैं, ठीक है, जो आपका बी करके आएगा, ठीक है, बी मतलब ब्लैक, बी से मतलब क्या होता है, एक एच होता है एक बी होता है। एच का मतलब हार्ड होता है, हार्डर होता है, जितना आप एच की ओर जाएंगे हार्ड होते रहेगा। हार्ड होने का मतलब क्या है कि आपका फीका दिखेगा, काफी कम दिखेगा। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ब्लैक। एच बी में जैसे ये एच पेंसिल का नाम आपने सुना होगा, बी पेंसिल का नाम आपने सुना होगा, तो एच का मतलब हार्ड होता है और बी का मतलब सॉफ्ट अर्थात ब्लैक होता है। बी का मतलब ब्लैक होता है अर्थात सॉफ्ट पेंसिल होती है। जितना आप बी की ओर जाएंगे, बी पेंसिल की ओर जाएंगे, जैसे 2B हो गया 3B हो गया, उतना आपका डार्क दिखेगा यानी कि ब्लैक दिखेगा। बी का मतलब ब्लैक से मतलब है, ठीक है, यानी कि डार्कर से मतलब है। ये चीज आप समझ गए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा उपयोग आपका 2H और 3H और HB पेंसिल का उपयोग वगैरह किया जाता है। एस से हार्डर, एम से मीडियम हो गया, और बी से मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 4H हो गया, जितने हार्डर की ओर जाएंगे तो ये आपको काफी फीका दिखेगा, ऐसे मतलब काफी फीका ना के बराबर। और जितना आप करिए कि बी की ओर जाएंगे तो ये आपका पूरा एकदम ब्लैक दिखेगा, एकदम ब्लैक ब्लैक एकदम गाढ़ा दिखेगा, ठीक है। तो ज्यादातर उपयोग में आपका लाया जाता है ये आपका एच हो गया और बी हो गया, 2H हो गया, 3H तक हो गया, इधर 2B 3B, इतना ही उपयोग में रहता है। ये सब बहुत रेयर केस में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दर्शा भी दिया है, देखिए पेंसिल का एच मतलब हार्डर, बी मतलब ब्लैकनेस और एफ मतलब फाइन, जो नॉर्मल हो। जैसे एच बी हो गया वो भी आपका फाइन होता है, ये आपका फाइन होता है जिसमें आपका नॉर्मल के लिए जैसे आप नॉर्मल पेंसिल वगैरह यूज करते हैं वो आपका फाइन हो गया। जितना इधर चले जाएंगे इसमें क्या होगा, हार्ड होते जाएगा। जितना हार्ड होगा तो आपका जो पेंसिल का जो कह लीजिए ना गाढ़ापन होता है वो काफी कम फीका रहेगा, हल्का हल्का दिखेगा कि हाँ हल्का हल्का बस पेंसिल की लाइनिंग गई है। और जितना आप बी की ओर जाएंगे, बी मतलब क्या है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या है मोर ब्लैक, जितना ज्यादा आप बी की ओर जाएंगे, बी पेंसिल को जाएंगे, जैसे आपने 9B यूज कर लिया है तो एकदम गाढ़ा आपका ब्लैक एकदम ऐसे निकलेगा। और आप अगर आपने 9H यूज किया है तो एकदम आपका हल्का सा ऐसे एकदम हल्का ना के बराबर आपका 9H में निकलेगा आपका, उस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है। ज्यादातर जो उपयोग किया जाता है यहीं पे देख लीजिए डायग्राम में इसी के आसपास, ठीक है, अधिकतम इसी के आसपास मान लीजिए कि ज्यादातर जो पेंसिल आपके उपयोग में लाई जाती हैं। एच हो गया, एफ हो गया, एफ का नाम आपने नहीं सुना होगा, वो भी आपका नॉर्मल वाला होता है जिसे एफ कहते हैं। 2H हो गया, 3H तक भी उपयोग होता है। एच बी हो गया और बी हो गया और 2B और 3B हो गया, इसी के आसपास आपका उपयोग होता है। ये वही सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। उपयोग किसके लिए होता है, जैसे इसमें सब पेंसिलों का उपयोग वगैरह अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि उपयोग निर्माण लाइनों में, सहायक सहायक लाइनों में और आयामों के लिए आदर्श जो आमतौर पर हल्के होते हैं उन्हें मिटाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए क्या होता है, एच ग्रेड की पेंसिलों का
2H 3H और 4H का उपयोग होता है, जो हल्की, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर हो सकता है आगे चल के मिटाना हो तो उसके लिए एच ग्रेड के लिए एस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर एचबी का उपयोग कहाँ पे करेंगे, फिर वही मैंने आपको बताया कि कठोर के लिए और ज्यादा ब्लैकनेस जहाँ चाहिए वहाँ पे आप बी का उपयोग करेंगे, वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद से देखिए पेंसिल कर्तन और रेगमाल दस्ता, इसको भी आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखेंगे, ये एक प्रकार का आपका सैंड पेपर होता है, हल्का-सा होता है, इसमें पेपर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पेंसिल वगैरह आगे का नुकीला पार्ट घिस गया है, तो इस पे थोड़ा-सा रगड़ करके उसको आप क्या करेंगे, रगड़ करके हल्का-सा घिस करके उसको सही कर देंगे, मुलायम करने के लिए, चिकना करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल कटर हो गया, सैंड पेपर हो गया, वही सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेंगे। रबड़ वगैरह हो गया, इरेज़र वगैरह, इसको छोड़िए। बोर्ड क्लिप और सेलो टेप, इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए। जो भी आपका ड्राइंग शीट हो गया, तो भाई इसको ड्राइंग शीट को आपको ड्राइंग बोर्ड पे एडजस्ट करना है। क्या करेंगे, आप इस सेलो टेप से यहाँ पे कॉर्नर पे चिपका देंगे, चारों कॉर्नर पे, या फिर इसके सहायता से आप क्या करेंगे, स्पिन की सहायता से इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। और कभी-कभी इसका भी उपयोग हल्का-फुल्का होता है, इसका उपयोग क्योंकि पेपर वगैरह आपका फट जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग और आप क्लास में इसी का उपयोग करते होंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सेलो टेप का ही आपका उपयोग होता है, चारों कॉर्नर पे आपका चिपका दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग बोर्ड क्लिप, सेलो टेप, वही ऊपर आपने डायग्राम में देख लिया। रोल एंड ड्रा, ठीक है। इसका उपयोग कब होता था, जब आपका मिनी ड्राफ्टर नहीं था, तब इसका उपयोग होता था। कब होता था, जब आपका मिनी ड्राफ्टर वगैरह नहीं था, तो इसमें भी आप ये खींच सकते हैं, इसमें भी आपके चाँदे टाइप के, ये देखिए कोण वगैरह भी होते हैं। तो जब आपका मिनी ड्राफ्टर नहीं था, तो पहले इसका आपका रोल एंड ड्रा का आपका उपयोग होता था। इसमें भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन जो भी खींचना है वो खींच सकते हैं। ये आपका तरीके घूमते रहता था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप पेज पे ड्राइंग शीट पे इसको स्लाइड करते-करते आप इसको जो भी लाइन खींचना है ऐसे, या फिर एंगल वगैरह मेजर करना है, यहीं से मेजर करके बनाते थे। अब इसका भी उपयोग आपका ना के बराबर हो गया है रोल एंड ड्रा का, ठीक है। झाड़न वस्त्र, किसी भी मुलायम साफ कपड़े अथवा रुमाल को झाड़न के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। रबड़ इरेजर द्वारा मिटाए मिटाने के बाद जो अवशेष कणों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया था। जैसे मान लीजिए कि आपने इरेज किया, कुछ मिटाया, उसमें कुछ रेसे वगैरह निकल गए, कुछ खुरदरे चीज़ आ गई, या फिर रबड़ का जो वेस्ट चीज़ हो गया, तो उसको आप क्या करेंगे, एक मुलायम करिए कि साफ कपड़े से उसको साफ करेंगे कि हाँ, ड्राइंग शीट आपका साफ रहे, स्वच्छ रहे और सही तरीके से रहे। इसी के लिए हम एक झाड़न वस्त्र का करिए कि डस्टर का उपयोग करते हैं। ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग बोर्ड को सेट करने की विधि विधि ड्राइंग बोर्ड को कैसे सेट किया जाता है, तो सिंपल सा होता है। ड्राइंग बोर्ड को कैसे आप सेट करेंगे, जो भी आपका टेबल रहता है, सबसे पहले जो आपका टेबल मेज रहेगा, वो पहले से ही आपको थोड़ा-सा इंक्लाइंड मिलता है, तिरछा मिलता है, ठीक है। एकदम सीधा रहेगा तो आप लिख नहीं पाएँगे, ड्राइंग पे चीज़ों को बना नहीं पाएँगे, थोड़ा-सा तिरछा मिलता है। इसी पे आपको अपने ड्राइंग बोर्ड को क्या करना होता है, सेट करना होता है, और इसी के ऊपर आपको अपनी ड्राइंग शीट को रखनी होती है। इस प्रकार से आपका ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, सेट होना होता है। इसको आप पढ़ लेंगे, वही सारी चीज़ें हैं, विस्तार में बताई गई हैं। तो ये देखिए ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट में अंतर, वही मैंने आपको बताया कि वह बोर्ड या फिर पेपर कागज जिस पर ड्राइंग शीट रख करके डिजाइन मतलब तैयार किया जाता है, उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। मतलब जो कागज होता है, जिसे मान लीजिए आप जिसे ड्राइंग शीट कहते हैं, ड्राइंग शीट मतलब एक कागज का टुकड़ा, तो जिस बोर्ड पे रख करके ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, और इस पे आप ड्राइंग शीट रख करके इस पे आप ड्राइंग बनाएंगे, तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये आपका ड्राइंग शीट हो गया। और एक आपका होता है ड्राइंग टेबल बड़ा सा, जिस टेबल पे आप ड्राइंग बोर्ड रखेंगे, जो अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है, ये वाला आपका टेबल हो गया एक बड़ा-सा, इस पे आपने ड्राइंग बोर्ड रखा और उसके ऊपर आपने ड्राइंग शीट रखा, फिर उसके बाद से मिनी ड्राफ्टर आप सेट करेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे, उसके बाद से आप बनाना तैयार करेंगे। फिर देखिए वही उसका लेआउट दिया गया है, शीर्षक। अब यहाँ से थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट वाला आपका चालू होता है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। ड्राइंग शीट का अभिन्यास, यानी कि जो आपकी ड्राइंग शीट है, वो किस प्रकार से होती है, कैसी होती है, उसका जैसे मान लीजिए ड्राइंग शीट मतलब जो आपका कागज़ का टुकड़ा होता है, वो कैसे-कैसे होता है और कैसे उसपे मार्जिन लाइन खींचा जाता है, ये मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा, बस ये आप देख लेंगे, इससे समझ जाएँगे, ठीक है? ये आप देख लेंगे, इससे समझ जाएँगे। ड्राइंग शीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका विन्यास, तो ये आप सबसे पहले, ये तो आपका साइड में ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है? ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका ड्राइंग शीट हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया, ड्राइंग शीट हो गया। ड्राइंग शीट में आपने क्या किया, रेड वाला दिख रहा होगा, आपने साइड-साइड से टेप वगैरह, सेलो टेप वगैरह लगा दिया। उसके बाद से तुरंत आपको बनाना स्टार्ट नहीं करना होता है। ड्राइंग शीट में आपको लेफ्ट साइड से आपको 20 छोड़ देना होता है, और ऊपर से और नीचे से और राइट साइड से आपको 5-5 मार्जिन लाइन छोड़ देना होता है। मार्जिन मतलब छोड़ने का मतलब क्या होता है कि आपका अगर पेपर वगैरह बाद में, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपी वगैरह जमा हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये मुड़ जाए, ठीक है? इसे इधर से ही रखा जाता है, तो इसीलिए इधर से 20 छोड़ा जाता है और इधर से 5-5 छोड़ा जाता है कि साइड में अगर कोई समस्या भी हो, फट भी जाता है तो कोई समस्या ना हो। वर्किंग स्पेस आपका ये होता है, इसीलिए आपका मार्जिन लाइन इधर से लेफ्ट से आपका 20 रहेगा, ऊपर से, नीचे से और राइट साइड से आपका 5-5 आपका मार्जिन लाइन छोड़ा जाता है। और टाइटल ब्लॉक क्या होता है, टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है, यहीं पे थोड़ा-सा समझ लीजिए कि वह ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कॉपी लिखते हैं, कॉपी आपने बाजार से खरीद के लाया,
तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना नाम वगैरह लिखते हैं। तो जो ड्राइंग शीट मिलती है, एक पेज आपको मिलती है, आप आगे भी पीछे भी दोनों साइड में ड्राइंग बनाते हैं। तो एक साइड में आपको अपना नाम, पता, क्या बना रहे हैं, किसके अंडर में बना रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, मतलब नाम, पता वगैरह ये सारी चीज़ पता नहीं, मतलब नाम वगैरह और किस चीज़ के बारे में आप बना रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्केल क्या है, मापनी क्या है, किस रेशियो में आप बना रहे हैं, उसको किस चीज़ में आपको दर्शाना होता है, आपको टाइटल ब्लॉक में दर्शाना होता है। टाइटल ब्लॉक हमेशा कहाँ पे होता है, आपका जो भी आपका ड्राइंग शीट हो गया, उसके राइट साइड में नीचे कॉर्नर में होता है। कहाँ पे होता है, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। राइट साइड में नीचे आपका कॉर्नर में क्या होता है, आपका टाइटल ब्लॉक होता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और इसका एमएम यहाँ पे देख लीजिए, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो आपका अगर देखेंगे, ये आपका इसकी जो लंबाई होती है 185 होती है, 185 एमएम, और जो चौड़ाई होगी वो 65 एमएम। यहाँ पे आपका टाइटल ब्लॉक का भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा कि जो भी आपको ड्राइंग शीट मिलेगी। हाँ, एग्जाम में ये बच्चों के सामने समस्या आती है कि सर क्या एग्जाम में हमको टाइटल ब्लॉक बनाना है या फिर नहीं बनाना है, वहाँ पे चीज़ों को लिखना है या फिर नहीं लिखना है, तो नहीं, आपको एग्जाम में टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइटल ब्लॉक को बनाइए, तो वो अलग की चीज़ है, क्वेश्चन में पूछा गया तो आप बनाएँगे। लेकिन क्वेश्चन में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है टाइटल ब्लॉक। लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएँगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको टाइटल ब्लॉक बनाना होगा, नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, उसमें ऑलरेडी आपके ऑप्शन होंगे कि आप रोल नंबर फिल अप कीजिए, ठीक है, डिटेल्स वगैरह फिल अप कर दीजिए। आपको एग्जाम में टाइटल ब्लॉक बनाना नहीं होता है, टाइटल ब्लॉक बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, कभी-कभी पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लेंगे, बस डायमेंशन याद रखेंगे। अब टाइटल ब्लॉक कैसे बनता है ये हम नीचे पढ़ेंगे। ये लेआउट पूरा आप समझ गए कि लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट का लेआउट क्या होता है। जब भी आप ड्राइंग शीट सेट करेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे आपने सेट कर दिया, सेलो टेप वगैरह लगा लिया, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मार्जिन लाइन खींचना है। मार्जिन लाइन इधर से 20 एमएम लेफ्ट साइड से और राइट से, ऊपर से, नीचे से आपके 5-5 एमएम आपको छोड़ देना है। इसकी लाइनिंग आपको कर देनी है, ऐसे लाइनिंग कर देनी है। और इसी स्पेस में आपको क्या करना है, काम करना है, जो भी आपको ड्राइंग बनाना है इसी स्पेस में बनाना है। और इधर कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में टाइटल ब्लॉक बनाना नहीं होगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया होगा कि आप अपना रोल नंबर लिखिए, फलाना लिखिए, ढिमकाना लिखिए, वो आपको लिखना होगा। अदरवाइज किसी और उद्देश्य से, जैसे आप क्लास में ड्राइंग बना रहे हैं या फिर किसी कंपनी के लिए आप ड्राइंग बना रहे हैं, तब आपको टाइटल ब्लॉक बनाना होगा। एग्जाम में आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, सर मुझे एग्जाम में टाइटल ब्लॉक बनाना है या फिर नहीं बनाना है। एग्जाम में आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अलग की बात है, तब तो आपको बनाना है। ऐसे आपको जाकर के टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना है। अगर आप किसी कंपनी के लिए किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तब आपको टाइटल ब्लॉक बनाना होता है। अदरवाइज आपको ऐसे एग्जाम में आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होता है। यही देखिए, यही सेम डायग्राम है, सेम चीज है, इसमें थोड़ा सा एक क्लियर तरीके से दिख रहा है, मार्जिन लाइन वगैरह सारी चीजें, सेलो टेप वगैरह। फिर शीर्षक का टाइटल ब्लॉक की बारी आगे देखिए। ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक यानी कि शीर्षक खंड ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में स्थित एक फॉर्म होता है, जो ड्राइंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखता है, जैसे कि कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक और संख्या, निर्माण की तारीख, पैमाना और डिजाइनर व अन्य संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर। यह मेटा डेटा होता है जो ड्राइंग को समझने में और उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। शीर्षक कक्ष को ड्राइंग शीट के निचले दाहिने कोने पर बनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस के अनुसार इसकी माप 125 एमएम लंबाई तथा 65 मिलीमीटर चौड़ाई होती है। इसमें वे सभी सूचनाएं लिखी जाती है जिनको पढ़कर ड्राइंग से संबंधित पूरी जानकारी मिलती है कि ड्राइंग किसने बनाया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया है, किस चीज का ड्राइंग इसने तैयार किया है, इसका स्केल क्या है, वही सारी चीजें आपकी ड्राइंग शीट में रहती है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीजें मैं आपको देखिए टाइटल ब्लॉक में रहती हैं। इसमें देखिए टाइटल ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इस प्रकार से होता है। आपने क्या किया, सबसे पहले ये तो आपका केवल टाइटल ब्लॉक है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये ड्राइंग शीट हो गया, ड्राइंग शीट में आपने मार्जिन कर लिया, 20, 5 साइड साइड से सब मार्जिन कर लिया। यहाँ पे आपको ये टाइटल ब्लॉक होता है। तो ये जो आपको पूरा डायग्राम दिखा हुआ, ये केवल इतने का है, केवल आपके टाइटल ब्लॉक का है। तो टाइटल ब्लॉक में क्या होता है, देखिए आपको इसकी लंबाई जो होती है वो 185 होगी, चौड़ाई जो होगी 65 होगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस साइड से आपको 55 लेना है, 55 में इसको फिर से आपको यहाँ से 20 ले लेना है, ठीक है, 20 ले लेना है। 20 में आपको नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, ठीक है, आपको सीट नंबर हो गया, चेक बाय हो गया, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद से देखिए डायमेंशन दर्शाया गया है, यहाँ से आपको एक 10 वाला खाना लेना है, फिर क्लास वाले में 7 वाला खाना रहेगा, 7 वाला, 7 वाला, फिर उसके बाद से 20 वाला, और जितना बचेगा ये आपका चेक बाय में रहेगा। फिर अगर आप इधर से देखेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये आपका टोटल कितना है, 65 है। 65 में आपको नीचे से आपको बस 20 ले लेना है, यहाँ तक आपका 20 रहेगा। ये तो 55 वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको 20 वाला लाना है, और इसमें आपका टाइटल ऑफ द ड्राइंग रहेगा, और इसमें 2 पार्ट कर देने हैं। आपका एक आपका 15 का रहेगा, एक आपका 5 रहेगा, जिसमें आपके स्केल वगैरह रहेंगे, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है वो आपका रहेगा। टाइटल ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग किस चीज के बारे में आप बना रहे हैं, क्या आप बनाए हैं,
वो रहेगा, और फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। टाइटल ऑफ ड्राइंग का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप पैराबोला बनाए हैं, दीर्घवृत्त बनाए हैं, जो भी आप बनाए हैं तो वो आपका रहेगा, हाँ उसमें ये है ड्राइंग का टाइटल, ये हमने बनाया है, ठीक है। फिर एक बार से रिपीट कर दूं, टाइटल ब्लॉक में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बड़ा ही ईजी होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार आप सारांश पूरा देख लीजिए। ये तो आपका बना ही हुआ, मैं साइड में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 185 क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खींचा, ये आपका 185 रहना चाहिए, ये आपका कितना रहना चाहिए, 65 रहना चाहिए। उसके बाद से दूसरा काम आपको क्या करना है, इधर से आपको 55 आना है, ठीक है। 55 आएंगे, 55 में यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लाइनिंग कर दिया, 55 पे आपने क्या कर दिया, लाइनिंग कर दिया। फिर उसके बाद से इधर आपको 20 आना है, 20 पे आपने लाइनिंग कर दिया। फिर उसके बाद से दूसरा काम आपको क्या करना है, इसमें आपको कई पार्ट्स करने हैं, पहले 10 mm का पार्ट्स करना है, फिर 7-7 वाले पार्ट्स आपको 3 कर लेने हैं, और उसके बाद से एक 20 वाला पार्ट्स रहेगा, और जितना बचेगा आपका चेक्ड बाय में रहेगा। फिर उसके बाद से इधर की ओर आएंगे, तो इधर की ओर क्या करना है, इधर से आपको 20 mm चलना है, इधर से यहाँ से आपको नीचे से 20 mm जाना है, और 20 mm पे आपको यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हो गया, फिर यहाँ पे आपको एक 15 पे और एक 5 पे आपको 2 लाइनिंग कर देनी होती है, 15 और 5 पे, जिसमें आपका एक स्केल रहेगा और आपका ये रहेगा। और सब भी जब भी आपका टाइटल ब्लॉक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको आपको दर्शा जरूर देना है कि हाँ इसका डायमेंशन ये है, डायमेंशन काफी जरूरी है। भाई मान लीजिए कि आपने ये तो 20 का बना दिया, आपने यहाँ पे दर्शाया नहीं कि हाँ ये 20 का है, 25 का है, 50 का है, 90 का है, 1 करोड़ का है, भाई आपको दर्शाना तो पड़ेगा, तो एग्जामिनर देख के समझेगा ही नहीं। ये जरूरी होता है आपको डायमेंशनिंग, भले ही इसमें आपका अप डाउन थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये आपको डायमेंशन इसकी लिखनी जरूर होती है कि हाँ ये 20 का है, 15 का है, 10 का है, 5 का है, ये लिखना आपका जरूरी होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही आसान सा है, इसको तो आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार रिपीट कर दूं, ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं होता है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन दिया है तब आपको बनाना है। आपको एग्जाम में टाइटल ब्लॉक, जैसे अभी आप क्लास में जब भी आप क्लास करते होंगे तो सबसे पहले आपका आप क्या करते होंगे, टाइटल ब्लॉक वगैरह बनाते होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको टाइटल ब्लॉक बनाना नहीं होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब आपको बनाना है, तो आपको साइड में बनाना है, ये नहीं कि कॉर्नर पे बनाना है, आपको बीच में ही टाइटल ब्लॉक बना करके दिखा देना है कि देखिए ये टाइटल ब्लॉक होता है, जैसे ये दिख रहा होगा ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। आपको समझाने के लिए उसमें बनाना होता है, ये नहीं कि उसमें भी आपको कॉर्नर में ही नीचे कोने में ही बनाना है, नहीं, आपको बीच में ही बना देना है, जहां पे आपको जगह मिले, जो आपका कार्य हेतु आपका पेज रहेगा उसमें बनाना है, साइड में आपको नहीं बनाना है, मार्जिन लाइन के अंदर ही बनाना है। साइड से कोई मतलब नहीं होता, साइड में आपका वहां पे ऑलरेडी रोल नंबर का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, बस वही आपको भरना होता है। एग्जाम में आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना होता है। एक आपका इस प्रकार से भी होता है, अगर आप एक देखेंगे तो एक आपका इस प्रकार से भी होता है, 150 और 50 की साइज का, तो ये कम चलता है, ऊपर वाला ही ज्यादा चलता है। देखिए लिखा हुआ है ऊपर वाला जो साइज आपने 185 और 65 वाला देखा, तो उसमें आपको कैसे कैसे लिखना होता है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर इसके लिस्ट का देखिए, मैंने आपको 15 और 5 करके बताया, तो 15 और 5 का भी होता है ये, और कभी कभी 10 और 10 का भी चलता है, ठीक है। ये आपको लिखना कितने में है, तो 6 में लिखना है, इसको आपको 12 में लिखना है, और ये मैं आपको पूरा बता दिया था, एक 10-10 का रहता है, फिर 7-7 का रहता है, कभी कभी ये तीनों आपके 10-10 के देखने को मिलते हैं। तो एक आपको ऊपर वाला नेम, क्योंकि नेम आपका बड़ा होता है, फिर रोल नंबर, ये सारी चीजें छोटी छोटी होती है, तो ये आपका 7-7 का रहता है, ऊपर आपका 10-10 का रहता है, और उसके बाद से ये आपका 15 का हो गया, ये आपका 20 का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका रहता है। ऊपर मैंने आपको दिखाया, कई सारे मैंने इसमें दिए हैं कि आप देख करके सारी चीजों को समझ जाएंगे डिटेल में। यहाँ देखिए डिटेल में और डिटेल में गहराई में आया है। पहले आपका 10 का हो गया, फिर 7-7 का, पूरे 7-7 के भी होते हैं, फिर आपका 20 का भी हो गया। कई तरीके से बनते हैं, कई डायमेंशन के बनते हैं। जो मेन था आपका फर्स्ट वाला था, सबसे ऊपर वाला था, वो आपका सही होता है, ठीक है। फिर देखिए टाइटल उसमें क्या क्या जानकारी होती है, संस्था का नाम, ड्राइंग बनाने वाले का नाम, दिनांक वगैरह, शीर्षक वगैरह, टाइटल किस चीज के बारे में क्या बनाए हैं, पैराबोला बनाए हैं, या फिर कहिए कि कोई आप शंकु बनाए हैं, जो भी चीज आप बनाए हैं उसका टाइटल रहेगा। उसके बाद से नेम ऑफ डिजाइनर, फिर सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फिर मापनी, मापनी मतलब 1:1 में बनाए हैं, 1:3 में, 1:4 में, जिस भी रेशियो में बनाए होंगे उसका आपको मापने दे देना होता है कि हाँ 1 इंच बराबर 5 सेंटीमीटर, या फिर 1 इंच बराबर 1 किलोमीटर। जांचकर्ता का नाम, जो जांच और दिनांक जांच करेगा उसका दिनांक नाम वगैरह रहेगा। मापन स्टैंडर्ड और नाम और दिनांक वही रहेगा। मैंने आपको बताया कि मानक आप क्या माने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने हैं उसको आपको। फिर ड्राइंग संख्या हो गया, ड्राइंग नंबर हो गया, और अप्रूवर कौन अप्रूव कर रहा है, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक डिटेल्स आपके क्या होते हैं, ड्राइंग पे होते हैं, आपके टाइटल ब्लॉक में कहिए कि होते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। फिर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेखा क्या होते हैं, रेखा बिंदु का एक ऐसा समूह है जो सीधी दिशा में अंतहीन रूप से फैली होती है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, केवल आपकी लंबाई होती है, ये रेखा है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब कितने टाइप से रेखाएं होती है पहले जनरली आप समझ लीजिए। जैसे आप एक सीधी रेखा खींचते हैं जैसे तैसे, ठीक है, सीधी रेखा, कर्व लाइन हो गया, ये आपका पैरेलल हो गया, एक लाइन के समांतर दूसरी लाइन खींचते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फिर परपेंडिकुलर, यानी कि एक के दूसरे कली के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है।
ये आपका देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये वर्टिकल हो गया। इस तरीके से जब आपके ऊपर वो लाइन होती है ये आपका वर्टिकल कहलाती है, और ये आपकी जो इस तरीके से लाइन आप खींचते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और एक लाइन के साथ चलिए दूसरी लाइन को जब आप खींचते हैं तो आपकी समांतर लाइन होती है। फिर आपका जो एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी सी साइड की चीजें हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये सभी रेखाएं हैं और उनकी स्थिति है, लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो रेखाएं उपयोग में होती हैं वो थोड़ी अलग है और कुछ जो कि अगले पेज पर आपको दिया गया है। ये मैंने बेसिक आपको आइडिया नॉलेज वगैरह दे दिया कि हाँ इस टाइप के लाइन वगैरह होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मेन आपके सिलेबस में है, भारतीय मानक संस्था यानी कि ISI अथवा BIS हो गया। BIS के अनुसार विभिन्न रेखाएं अनुमोदित यानी कि रिकमेंड की गई हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं? सबसे पहले देखिए लगातार मोटी रेखा, एक मोटी रेखा होती है जिसकी मोटाई कितनी होती है 1 mm की इसकी थिकनेस होती है। कितनी होती है 1 mm थिकनेस होती है। इसको क्या कहते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन की लगातार मोटी रेखा कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है विजुअल आउटलाइंस और ऑब्जेक्ट लाइन जो ज्यादातर चीजों को बनाते हैं वो आपका इसी लाइन में रहता है, थोड़ी सी मोटी रहती है, गाढ़ी टाइप की रहती है कि हाँ दिख जाए कि हाँ ये चीज आप बनाए हैं। उसके बाद से पतली रेखा, इसका उपयोग डायमेंशनिंग करना है, एक्सटेंशन सेक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्शन लाइन्स वगैरह दर्शाना है, तो इसके लिए आपको पतली रेखा का उपयोग करना है। फिर देखिए अथवा में दिया है एक छिपी हुई रेखा जिसे हिडन लाइन कहते हैं। जैसे कोई पार्ट है अंदर का, वो अंदर तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है बाहर से, तो उसको आप ऐसे ऐसे करके दर्शाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं हिडन लाइन्स कहते हैं। फिर उसके बाद से देखिए केंद्र रेखा या फिर अक्ष रेखा, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 0.3 mm आपकी इसकी कह लीजिए थिकनेस होती है और ये कुछ इस प्रकार से होता है। एक बड़ी लाइन रहेगी, फिर थोड़ी सी छोटी, फिर आपकी बड़ी, फिर थोड़ी छोटी। ये आपकी इसे क्या कहते हैं सेंटर लाइन यानी कि केंद्र रेखा कहते हैं या फिर अक्ष रेखा कहते हैं। सेंटर लाइन एंड एक्सिस लाइन या फिर लोकस लाइन भी कहते हैं। अभी मैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक काट समतल रेखा एक होता है जिसे कहिए कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी उसी टाइप से होता है, ऊपर आपने देखा, लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, 0.8 mm होती है। और इसकी थिकनेस क्या थी आपकी 0.3 mm थी, ठीक है। इसकी थिकनेस आपकी 0.8 mm के आसपास है। फिर आपका फ्री हैंड लाइन हो गया, थोड़ा सा इस प्रकार से रहता है फ्री हैंड लाइन, ठीक है, लघु अवरोध रेखा जिसे कहते हैं। फिर आपका फ्री जिगजैग लाइन, जैसे आपने ऑपरेशन थिएटर वगैरह में देखा होगा, ऐसे ऐसे रहता है। इसी प्रकार से आपका ये फ्री जिगजैग लाइन जिसे कहते हैं, ये आपका दीर्घ अवरोध रेखा होती है। इसका भी उपयोग काफी कम जगह पे होता है, कुछ चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर आपका होता है डबल शेड आफ्टर द गैप, तदैव रेखा जिसे डिटो लाइन कहते हैं। इसमें क्या होता है 2 mm 0.2 mm की इसकी थिकनेस होती है, ठीक है, mm में, और दो दो आपस में पास में रहेंगे, जैसे एक और दो पास में है, फिर से थोड़ा सा आपका इस पे गैप रहेगा लगभग, और फिर से उसके बाद से दो पास में रहेंगे, फिर से आपका गैप, फिर से दो पास में रहेंगी। इसको हम क्या कहते हैं तदैव रेखा यानी कि डिटो लाइन कहते हैं। अब देखिए सभी रेखाओं का उपयोग वगैरह देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस पे देखिए ये आपका डायमेंशनिंग लाइन हो गई, थोड़ी सी पतली है। ये आपका आउटलाइन, जिसे आउटलाइन या फिर कह लीजिए कि कई सारे लाइन के नाम से जाना जाता है, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। जो मेन होती है, जो चीज आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई वो तो सही से दिखना चाहिए, तो जिसे हम क्या कहते हैं आउटलाइन कहते हैं, ठीक है, जो मेन सबसे होती है। फिर हिडन चीज है, ये आपका हिडन वाला पार्ट है, जो आपका कहिए कि डैश 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 ऐसे करके रहता है, ये हिडन वाले पार्ट्स को। फिर लीडर लाइन की बात करें, ये आपका लीडर लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका लीडर लाइन होता है। लीडर लाइन मतलब वही आपका जो आउटलाइन होता है उसी को हम एक तरीके से लीडर लाइन भी कहते हैं। फिर उसके बाद से देखिए कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो चीजें कटी हुई है दर्शाने के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन आप खींचते हैं तो इसको हम कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, ये सारे डायमेंशन यहाँ पे दर्शाए गए कौन कौन सी लाइन है, ठीक है। यहाँ देखिए एरो हेड हो गया, हाँ एक एरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। यहाँ देखिए एरो, जो भी आप जैसे मान लीजिए कि कोई एरो आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दर्शाना है, एरो आपने ऐसे बना दिया, या फिर ये हो सकता है कि आपने ऐसे बनाया हो, इसको आप फिल कर देते हैं, ठीक है। तो एरो में आप ध्यान रखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे ये आपका 3 mm तक गया होता है, हाईएस्ट कितना गया होता है ये 3 mm होता है। और ये जो होता है ये इसकी लंबाई ये आपकी 1 mm होती है, कितनी होती है 1 mm। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दर्शाया गया है ये आपका 3 mm। जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे बनाते हैं जल्दीबाजी में, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने ऐसे बनाया, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया ऐसे बनाया, एक आप यहाँ ले गए, एक आप यहाँ लेके चले जाए, देखिए लंबा चौड़ा भद्दा लग रहा है, खराब भी लग रहा है। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो आपने एक लाइन खींच दिया, मान लीजिए कि ये आपने एरो बनाया, ठीक है। उसके बाद से ये जो आपका रहेगा, ये कौन सा, ये वाला जो आपका रहेगा एरो कहाँ तक जाएगा, ये आपका 3 mm तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 mm तक जाएगा। और इसकी जो मोटाई रहेगी, ये जो मोटाई है, ये आपकी ये जो मोटाई है इन दोनों की, ये आपकी 1 mm रहेगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm इसकी मोटाई हो जाएगी, और ये 3 mm तक दूरी तक जाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लाया एरो और यहाँ किया, आप
मान लीजिए कि यहाँ बनाने का यहाँ तक लेके चलेगा, ठीक है। इसको 5 mm आपने कर दिया, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक 5 mm कर दिया, नहीं, ये आपका 3 mm तक होना चाहिए और इसकी जो मोटाई है ये आपकी 1 mm होनी चाहिए, 1:3 में आपका होता है। ये चीज आप समझ गए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें सारी लाइन्स का बताया गया है, एक्सटेंशन लाइन, स्मॉल गैप लाइन, हिडन लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन, सारी लाइन के बारे में, सेंटर लाइन किसे कहते हैं, सारी लाइनों को यहाँ पे दर्शाया गया है, सारी लाइन को बताया गया है, आप देख लेंगे, ठीक है। सिंपल सा होता है, एक एक करके हम यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि वस्तु या फिर रूपरेखा जिसे ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन कहते हैं, ये रेखाएं चित्र के अनुसार बनाई जाती है तथा इन रेखाओं को मोटी तथा सतत, थिकनेस एंड थिक एंड कॉन्टिन्यूअस बनाया जाता है। इनका उपयोग सीमा रेखाओं को खींचने में तथा वस्तु के दृश्य को विजुअल एज के लिए किया जाता है। मतलब मेन जो ड्राइंग बनाते हैं वो आप क्या कहते हैं, थोड़ी सी मोटी बनाते हैं, जिसे कहिए कि ऑब्जेक्टिव लाइन या फिर आउटलाइन कहते हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं उस लाइन को ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। हिडन लाइन यहाँ देखिए, एक और डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, वही सारी चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीजें आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है कि हाँ, विजुअल लाइन जैसे आउटलाइन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑब्जेक्ट लाइन इक्वल टू आउटलाइन या फिर विजुअल लाइन के, ये सेम चीजें होती है, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, ये सेम चीजें होती है, ठीक है। तीनों का नाम एक ही है और इसका देखिए थिकनेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी लाइन किस प्रकार से होती है, यहाँ पे देखिए थिकनेस भी दिया हुआ है, कितना कितना थिकनेस तक हो सकता है, कैसे कैसे होता है, कई सारी लाइन, एक्स्ट्रा लाइन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, सिंपल है। और इसका उपयोग जैसे पतली रेखा हो गई, तो ये रेखाएं पतली तथा हल्की, थिन एंड लाइट बनाई जाती है। इनका उपयोग विमा रेखाओं में, जैसे पूछ लिया आपसे कि बताइए पतली लाइन का, पतली रेखा का उपयोग कहाँ पे होता है, किस लिए होता है, तो बता देंगे कि इनका उपयोग क्या होता है, विमा रेखा यानी कि डायमेंशनिंग करने के लिए, प्रसार रेखाओं में या फिर काटे गए भाग की हैचिंग रेखाओं को, प्रक्षेप रेखाओं तथा रचनात्मक रेखाओं को दर्शाने में किया जाता है, इस हिसाब से बता देंगे। डॉटेड और हिडन लाइंस क्या होता है, खंडित या फिर अदृश्य रेखा क्या होती है, ये रेखाएं माध्यम यानी मीडियम मोटाई में लगभग 2 से 3 मिलीमीटर लंबे व समान दूरी पर लगाए गए रेखाखंडों डैशेस से प्रदर्शित की जाती है। इन रेखाओं का उपयोग वस्तु की छिपी हुई रेखाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे कोई घर है, ठीक है, इसमें कोई अंदर कुछ चीज है जो अंदर तो है लेकिन बाहर से दिख नहीं रही है देखने पे, तो उसको हम क्या करते हैं, हिडन लाइन से ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, हिडन लाइन से ऐसे दर्शाते हैं, उसी को हिडन लाइन कहते हैं। फिर सेंटर लाइन और लोकस लाइन किसे कहते हैं, ये रेखाएं पतली तथा क्रमशः एक बड़े और एक मोटे रेखा खंडों द्वारा खींची जाती है। प्रत्येक बड़ा रेखा खंड 35 से 50 या 55 मिलीमीटर लंबाई और छोटा रेखा खंड 1.5 से 3 मिलीमीटर लंबाई के रखने चाहिए। दोनों प्रकार के रेखा खंडों के बीच लगभग 1.5 mm की समान दूरी रहनी चाहिए। इन रेखाओं द्वारा सभी ठोसों के अक्ष तथा किसी बिंदु पथ की रेखा को दर्शाया जाता है। यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा सेंटर लाइन और लोकस लाइन, मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये आपका होता है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन या फिर लोकस लाइन, ठीक है, एक बड़ी रहेगी, फिर एक छोटी बीच में और गैप रहेगा, फिर एक बड़ी, और इसमें पूरा डायमेंशन दिया गया है कि कितने एमएम तक मोटाई चौड़ाई वगैरह रहती है, ठीक है। केंद्रक हो गया, फिर काट समतल या फिर परिच्छेद तल रेखा हो गया, कटिंग प्लेन्स और सेक्शन प्लेन लाइंस हो गया। ये रेखा इस चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जाती है। इनके द्वारा किसी वस्तु के काटने वाले समतल की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। यह रेखा चित्र के अनुसार दो प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। केंद्र रेखा के अनुसार इसे प्रदर्शित करने पर इनके दोनों सिरे पर मोटे बनाए जाते हैं, इनके जो उसके दोनों सिरे हो जाएंगे उस पर थोड़ा सा मोटा कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेम उसी प्रकार से रहती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा कर दिया जाता है, एक एरो बना दिया जाता है, ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। ये डायग्राम के माध्यम से आप सारी चीजों को समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस आपको पढ़ के ऐसे बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये रेखा पतली और लगातार होती है, इसे मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है। इन रेखाओं के द्वारा आरेखन में टूटे हुए भागों को जोड़ने में कहिए कि दर्शाने में किया जाता है। जो टूटे हुए भाग है उसको दर्शाने में टेढ़ा मेढ़ा अपने हाथ से जैसे खींच दिया। लॉन्ग ब्रेक लाइन, इन रेखाओं को चित्र के अनुसार पतली तथा बीच बीच में स्वतंत्र हाथ से जिग जैग बनाते हैं। जब किसी वस्तु के अधिक दूरी तक के लंबे भाग को तोड़ा जाता है तो वहां पर इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे कोई चीज वगैरह तोड़ दिए हैं लंबी दूरी तक, तो उसके बाद से इसका प्रयोग करके हम दर्शाते हैं कि यहाँ देखिए बीच में तोड़ा हुआ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ अवरोध रेखा या लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। फिर तदैव रेखा यानी कि डिटो लाइन, इन रेखाओं को चित्र के अनुसार मध्यम तथा दो रेखा खंडों टू डैशेड लाइन के जोड़े पेयर्स द्वारा दूर दूर दर्शाया जाता है। प्रत्येक रेखाखंड 3 मिलीमीटर का लंबाई का होता है। प्रत्येक जोड़े की रेखा खंडों के बीच की दूरी लगभग 1.5 mm रखी जाती है तथा दूसरे जोड़े को रेखाखंड 10 तथा 12 मिलीमीटर की दूरी पर बनाया जाता है। इन रेखाओं द्वारा ड्राइंग में बार बार दोहराए जाने वाले भावों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक कोई चीज है 5 बार आई है तो इस रेखाखंड के द्वारा उसको डिटो लाइन के द्वारा उसको दर्शाया जाएगा। फिर प्रतिच्छेद रेखा यानी कि हैचिंग लाइन यानी कि सेक्शन लाइन किसे कहते हैं, यह रेखाएं काटे गए भागों के अंदर बारीक तथा लगातार होती है, जो आपस में लगभग 2 मिलीमीटर की समान दूरी पर क्षैतिज तथा 15 डिग्री पर हल्की लाइट खींची जाती है। ये रेखाएं वस्तु को काटने के बाद स्क्रैच को दर्शाती है, काटने के बाद जो स्क्रैचेज वगैरह रहते हैं उसको दर्शाती हैं। एरो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना होता है
यहाँ पे इसका जो झुकाव होता है ये आपका 15 डिग्री होता है। झुकाव कितना होता है, ये आपका जैसे झुकाव होता है एरो का, ये 15 डिग्री होता है। और ये जो है मान लीजिए कि ये एरो आपने बना दिया, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होना चाहिए, अधिकतम 3 होना चाहिए, 3 होता है। और ये जो दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ये आपकी 1 होनी चाहिए, 1 रेशियो आपका 3 में होता है, यहाँ भी दर्शाया गया है, यहाँ भी दर्शाया गया है। और इसमें भी कई प्रकार के एरो होते हैं, जैसे आपका ये हो गया क्लोज एंड फिल वाला हो गया, फिर एक क्लोज वाला हो गया, एक नॉर्मल जो आप बनाते हैं ओपन वाला ये हो गया। तो आपको कोई भी चाहे आप नॉर्मली जिससे ऐसे बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं, तो इसको बस ऐसे कर देंगे चाहे तो, ठीक है। जैसे मर्जी आप जैसे बना सकते हैं, फील्ड वाला भी बना सकते हैं, बस डायमेंशन का ध्यान रखना है कि 1 रेशियो आपका 3 में ही होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी है, हमेशा याद रखने वाली चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वही सारा पूरा सारांश है जो एक चीज को आप यहाँ पे पढ़ करके सारी चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या साइज के, कितने साइज के, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे उपयोग होती हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिया गया इसी में, एमसीक्यू में आपको नहीं बताऊंगा, वही सारी चीजें है इसमें। एमसीक्यू है, आप अपने स्तर से देख लेंगे। इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, 3-4 एमसीक्यू के पेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स वगैरह ले लेंगे जाकर के एप्लीकेशन से। इसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या होगा, आपका आपका जो नॉलेज है डीपली नॉलेज आपके पास हो जाएगा, गहराई से आपके पास नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। मेन जो इसमें है आपका लाइन है, रेखा के बारे में आपको पढ़ना है सही तरीके से, बस रेखा के बारे में, पेंसिल के बारे में और उपकरण के बारे में। अभी मैं आपको क्वेश्चन नीचे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एमसीक्यू के पार्ट्स आप जरूर देख लेंगे सही तरीके से। देखिए चैप्टर फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले इसमें है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपको नाम लिख देना है, जो भी आपको याद हो, 10-15 याद हो, वो आपको नाम लिखना है। ये आपके पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब कि चैप्टर फर्स्ट से इसी टाइप के क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और छोटे मोटे जो क्वेश्चन हो सकता है एक एक नंबर में कुछ पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको एमसीक्यू में दे दिया है और ऊपर आपको बता भी दिया, ठीक है। फिर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में दूसरा प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न रेखाओं के नाम सही दर्शाइए तथा इनके उपयोग लिखिए। रेखा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो रेखा वाला पूछा जाएगा, या फिर आपका पेंसिल वाला भी हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। फिर आपका देखिए पेंसिल वाला, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली सभी विभिन्न प्रकार की जितनी पेंसिलें होती है उसके नाम लिखना है, और किसका उपयोग, किस मतलब किस पेंसिल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उसका आपको उपयोग भी बताना है कि हाँ भाई एच पेंसिल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, बी पेंसिल का मतलब क्या है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, वो आपको बताना है। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ड्राइंग शीट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ड्राइंग शीट के बारे में बताइए और ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताइए, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कितने कितने साइज की आती है वो आपको बताना होता है। फिर टाइटल ब्लॉक यानी कि शीर्षक कक्ष को लेआउट के साथ विस्तार में समझाइए, टाइटल ब्लॉक क्या होता है ये आपको बता देना है। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस वगैरह हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आते हैं चैप्टर फर्स्ट से आपके क्वेश्चन वगैरह एराइज होते हैं, तो इन्हीं जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इन्हीं क्वेश्चन से एराइज होंगे, इससे बाहर आपके एराइज नहीं होंगे। फिर एक बार सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, प्री बोर्ड के पेपर चाहिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए, तो आप इन सारी चीजों को जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप सभी साथियों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को एक लाइक जरूर कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल पे जुड़े जरूर रहेंगे और पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।